हेलो एवरीवन, दिस इज कुंदन कुमार। वेलकम टू लर्निंग सेशंस। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज इस लेक्चर के अंदर हम लोग एएफएम का लाइव सेशन कंडक्ट करने वाले हैं, जहां पर हम एएफएम के सबसे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल सी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का जो सेशन है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इस सेशन को आपको शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना है और अपने फ्रेंड्स एंड कलीग के साथ भी जरूर शेयर करना है, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट जो है वो ले सके। आप फटाफट से एक बार ऑडियो वीडियो क्वालिटी कंफर्म कर दीजिए, ताकि हम बिना किसी देरी के सेशन को स्टार्ट कर सके। तो चैट बॉक्स में मैसेज करके जरूर बता दीजिए क्या ऑडियो वीडियो क्वालिटी ठीक है। ऑल इज क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं। तो आज बेसिकली हम मॉड्यूल सी को डिस्कस करने वाले हैं। तो मॉड्यूल सी के इंपॉर्टेंट चैप्टर जैसे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फॉरेक्स, अरिथमेटिक, ऐसे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो हम डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड। तो क्वेश्चन देखो क्या है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट फोकस ऑन ऑप्टिमल यूज ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू अचीव कंपनीज गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज मेनली कंसर्न, ठीक है। तो देखो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर हम बेसिकली कंपनी के जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं उसको मैनेज करते हैं। यानी कि कोशिश करते हैं कि हम फाइनेंशियल रिसोर्सेज को ऑप्टिमल तरीके से, अच्छे तरीके से यूज करें, ताकि कंपनी के जो गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको हम यहाँ पर अचीव किया जा सके। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो मेनली किसके साथ जो है वो रिलेटेड होता है? ऑप्शन है ऑल एस्पेक्ट ऑफ एक्वायरिंग यूटिलाइजिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेज और फॉर्म्स एक्टिविटीज, या फिर ऑल एस्पेक्ट ऑफ एक्वायरिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेज बट नॉट देयर यूटिलाइजेशन फॉर फॉर्म एक्टिविटीज, या फिर द यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज बट नॉट देयर एक्विजिशन फॉर फॉर्म एक्टिविटीज, या फिर प्राइमरली द मैनेजमेंट ऑफ नॉन फाइनेंशियल रिसोर्सेज विद इन द फॉर्म। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। तो जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो बेसिकली फाइनेंशियल रिसोर्सेज के ऑल एस्पेक्ट के साथ जो है वो रिलेटेड होता है। यानी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर फाइनेंशियल रिसोर्सेज को एक्वायर करने से लेकर उसको यूटिलाइज करने तक ये सारे के सारे एस्पेक्ट जो है वो कवर होते हैं। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर हम इन सभी एस्पेक्ट को प्रॉपर तरीके से मैनेज जो है वो करते हैं, कंट्रोल जो है वो करते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। फाइनेंशियल मैनेजमेंट encompasses wide range of activities related to acquisition, allocation, utilization of funds in an organization. The ultimate aim of financial management, देखो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज जो है वो परफॉर्म की जाती है। और ये जो एक्टिविटीज होती है वो बेसिकली फाइनेंशियल रिसोर्सेज के एक्विजिशन, एलोकेशन और यूटिलाइजेशन के साथ रिलेटेड जो है वो होती है। ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसका अल्टीमेट एम क्या होता है? पहला, टू मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ फर्म, हमारी जो कंपनी है, हमारी जो फर्म है उसकी वैल्यू को मैक्सिमाइज करना। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव होता है, अल्टीमेट एम होता है। उसके बाद टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है। तो हमें अपने बिजनेस को चलाने के लिए कैपिटल की जरूरत पड़ी है। कैपिटल को जहां से हमने अरेंज किया है उसको हमें कुछ ना कुछ पे करना पड़ रहा है। तो वो जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उसे हमें यहाँ पर कम से कम जो है वो करना है। तो ये भी अल्टीमेट एम होता है। टू इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड, इंश्योर करना कि हमारे पास हमेशा फंड जो है वो अवेलेबल हो, हमारे पास फंड्स की कमी कभी भी ना हो। तो ये भी अल्टीमेट एम होता है। ऑप्शन टू, रिड्यूस फाइनेंशियल रिस्क टू जीरो। तो देखो जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसका एक इंपॉर्टेंट एम होता है कि फाइनेंशियल रिस्क को रिड्यूस करना। पर रिड्यूस करके जीरो पर लेकर आना ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, तो ये एम नहीं होता है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट एम होते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। तो हमारा जो ऑप्शन डी रहेगा वो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। शेयर होल्डर्स आर द एक्चुअल ओनर्स ऑफ द कंपनी, hence the company must focus on maximizing the value or wealth of shareholder. वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज कंसर्न। ठीक है। देखो, शेयर होल्डर्स कंपनी के ऑनर होते हैं। जैसे कि आपने किसी कंपनी के इक्विटी शेयर्स बाय कर लिए तो आप उस कंपनी के ऑनर जो है वो बन जाते हो। ठीक है। अभी कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने शेयर होल्डर्स की जो वैल्यू है और उसकी जो वेल्थ है उसको यहाँ पर मैक्सिमाइज करे। तो ये जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है वो बेसिकली किसके साथ रिलेटेड होती है? यानी कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के अंदर हम किस चीज को मैक्सिमाइज करते हैं? पहला, मैक्सिमाइजिंग द शॉर्ट टर्म प्रॉफिट, हमें शॉर्ट टर्म प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। या फिर रिड्यूसिंग द कंपनी डेट, कंपनी के जो डेट है उसे हमें रिड्यूस करना है। या फिर एक्सपेंडिंग द कंपनी प्रोडक्ट लाइन, हमें जो कंपनी के प्रोडक्ट है उसको एक्सपैंड करना है, न्यू न्यू प्रोडक्ट यहाँ पे लॉन्च करने हैं। या फिर इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ कंपनी, हमें कंपनी की जो वैल्यू है उसे यहाँ पर इंक्रीज जो है वो कर देना है। तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। अब ये कैसे होता है तो इसको एक एग्जांपल के साथ यहाँ पर समझाना चाहूंगा। तो मान के चलो एक एक्सवाइजेड कंपनी है, मान के चलो एक एक्सवाइजेड कंपनी है और इसके अंदर एक शेयर होल्डर है ए। ठीक है। उसने यहाँ पर 10,000 के शेयर जो है वो बाय किए हुए।
10,000 के शेयर जो है वो बाय किए हैं, और एक शेयर हमारा कितना है यहाँ पर 10 रुपए का है। ठीक है, अब क्या हुआ, 5 साल बाद, 5 साल बाद कंपनी की जो वैल्यू है वो दो गुना हो गई। दो गुना मतलब उसके जो शेयर्स की वैल्यू है वो दो गुना हो गई है। यानी कि पहले शेयर की वैल्यू 10 रुपए थी, अब कितनी हो गई यहाँ पर 20 रुपीज है। ठीक है, जैसे ये 20 रुपीज हो गई तो ए पर्सन की जो वैल्यू है कंपनी के अंदर वो भी क्या हो गई, दो गुनी हो गई। यानी कि अब इसकी वैल्यू कितनी होगी, 20,000। कितनी होगी यहाँ पर, 20,000। तो अगर आप कंपनी की वैल्यू को इंक्रीज करते तो अल्टीमेटली जो शेयर होल्डर्स है उसकी भी वेल्थ जो है वो मैक्सिमाइज हो जाती है। तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कंपनी इज रिस्पॉन्सिबल टू अचीव ऑप्टिमल प्रॉफिट इन द शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन ऑफ बिजनेस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्ट्रेटजी टू प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। देखो, कंपनी की एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसे ना ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना है, शॉर्ट रन में भी कमाना है और लॉन्ग रन में भी कमाना है, ताकि वो बिजनेस को कंटिन्यू जो है वो कर पाए। आप ही सोच के देखो, अगर कंपनी प्रॉफिट नहीं कमा रही है, लॉसेस इनकर कर रही है, तो अल्टीमेटली फ्यूचर में जाके उसने बंद ही होना है, वो कंपनी चल नहीं सकती है। इसीलिए कंपनी कई सारी स्ट्रेटजीज बनाती है ताकि वो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज जो है वो कर सके। तो इसमें से कौन सी ऐसी स्ट्रेटजी है जो कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की नहीं है? पहला, इंक्रीजिंग सेल प्राइस, रिड्यूसिंग प्रोडक्शन कॉस्ट, या फिर इंप्रूविंग ऑपरेशनल एफिशिएंसी, या फिर नन ऑफ द। तो क्या लग रहा है आपको, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फटाफट से चैट बॉक्स में बता दीजिए इसका करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नन ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। ये यानी कि ये तीनों तीनों की तीनों इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की। पहला, इंक्रीजिंग सेल प्राइस, इसमें ना हम अपना सेल प्राइस को इंक्रीज कर देते हैं। जैसे एग्जांपल के मान के चलो, एक कंपनी एक प्रोडक्ट बनाती थी जिसका जो मार्केट प्राइस है, सेल प्राइस है, वो 100 है, और कंपनी इसको 80 रुपीज में बनाती थी और 20 रुपए का उसका प्रॉफिट होता था। ठीक है, उसके बाद कंपनी ने क्या किया, इसका जो सेल प्राइस है वो 120 कर दिया। अब इसका जो प्रॉफिट हुआ है वो कितना हो गया, यहाँ पर 40 रुपीज हो गया है, क्योंकि कॉस्ट तो उसकी 80 ही रही है। तो हम सेल प्राइस को इंक्रीज करके प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कर सकते हैं। पर देखो, सेल प्राइस को इंक्रीज करना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि मार्केट में बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है। तो दूसरा तरीका होता है कि हम अपने प्रोडक्शन कॉस्ट को कम कर सके, यानी कि प्राइस हमारा 100 ही रहे, प्राइस हमारा 100 ही रहे, बस ये जो प्रोडक्शन कॉस्ट है इसे हमें कम कर देना। मान के चलो कंपनी इसको 70 पे ले आती है, तो अल्टीमेटली अब इसका प्रॉफिट कितना हो जाएगा, यहाँ पर 30 रुपए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इंप्रूविंग ऑपरेशनल एफिशिएंसी। तो अगर कंपनी अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी की इंक्रीज करती है तो बेसिकली वो अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज को सही तरीके से यूज कर पाएगी, जिससे वेस्टेज कम होगी और अल्टीमेटली उसकी कॉस्ट भी कम आएगी और उसका प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा जो है वो हो जाएगा। तो ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजीज है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, अब ये सोल प्रोप्राइटरशिप है क्या, पहले इसको थोड़ा सा अगर हम यहाँ पर समझ लें तो देखो, जब हमें बिजनेस करना होता है तो हम कई तरीकों से कर सकते हैं। जैसे कि हम अकेले बिजनेस कर सकते हैं, या फिर किसी के साथ में मिलकर पार्टनरशिप में बिजनेस कर सकते हैं, या फिर हम कोई अपनी कंपनी जो है वो ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो सोल प्रोप्राइटरशिप बेसिकली एक तरीका है बिजनेस करने का, एक बिजनेस करने का। सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर क्या होता है कि एक सिंगल पर्सन जो है वो बिजनेस को इस्टेब्लिश करता है और उस बिजनेस को मैनेज करता है, उसके अंदर कैपिटल लगाता है, सारी चीजें करता है। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट देखो क्या, इट इज अ टाइप ऑफ फर्म ओन्ड एंड रन बाय वन पर्सन। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, ये एक ऐसी फर्म होती है जिसको एक पर्सन ओन करता है और एक ही पर्सन उसको रन करता है। देयर इज अ लीगल डिस्टिंक्शन बिटवीन ऑनर एंड द फर्म। जो हमारा ऑनर है और उसका जो फर्म है उसके बीच में लीगल डिस्टिंक्शन होती है, यानी कि लॉ की नजर में ये दो सेपरेट एंटिटीज होती हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है, क्योंकि लॉ की नजर में सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म और उसका जो ऑनर है वो एक ही पर्सन जो है वो होता है। ठीक है, उसके बाद द ऑनर इज पर्सनली लाइबल फॉर ऑल डेट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द बिजनेस। अब क्योंकि देखो, ऑनर और फॉर्म उसके बीच में कोई भी लीगल डिस्टिंक्शन नहीं है, इसीलिए जो ऑनर है वो पर्सनली फॉर्म की जितने भी डेट्स है, ऑब्लिगेशन है, उसके लिए लाइबल जो है वो होता है। यानी कि उसे पर्सनली वो सारे डेट्स पे ऑफ जो है वो करने पड़ते हैं, चाहे उसके पर्सनल एसेट्स क्यों ना बिक जाए। इट फेसेस लिमिटेशन ऑफ कैपिटल एज अ रिसोर्सेज ऑफ प्रोप्राइटर लिमिटेड। तो यहाँ पर जो कैपिटल है उसकी लिमिटेशन होती है। मतलब कहने का क्या है, देखो एक पर्सन वो कितना कैपिटल यहाँ पर लगा सकता है, तो इस बिजनेस के अंदर कैपिटल की कमी होती है। तो पहली, तीसरी और चौथी ये तीन स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट हमारी जो है वो गलत है। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए पार्टनरशिप फॉर्म इज अ टाइप ऑफ बिजनेस एंटिटी वेयर टू और मोर इंडिविजुअल्स कम टुगेदर टू कैरी आउट बिजनेस एक्टिविटीज विद अ कॉमन गोल ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। देखो, पार्टनरशिप फॉर्म एक ऐसी बिजनेस एंटिटी होती है जिसको दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर यहाँ पर एस्टैब्लिश करते हैं,
ताकि वो अपने बिजनेस एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सके और उसका जो ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट कमाना उसे यहाँ पर अचीव जो है वो कर सके। जैसे ए और बी पर्सन ने मिलकर एक एंटिटी स्टैब्लिश की ताकि वो अपनी बिजनेस एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सके। मान के चलो कार बना के मार्केट में सेल करना, तो ये जो एंटिटी होगी इसको हम पार्टनरशिप फॉर्म जो है वो कहेंगे। तो क्वेश्चन देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द पार्टनरशिप फॉर्म। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट नहीं है रिगार्डिंग द पार्टनरशिप फॉर्म। पहला, the relationship between partners including their rights, duties, profit sharing ratios other term is typically governed by the partnership agreement। तो ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। जब भी दो लोग मिलकर, दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर पार्टनरशिप फॉर्म को एस्टैब्लिश करते हैं तो उनके बीच में पहले एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है जिसके अंदर उनके बीच में क्या रिलेशन होगा, यानी कि उनके क्या राइट्स होंगे, क्या ड्यूटीज होगी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी, ये सारी चीज पहले से स्पेसिफाई कर दी जाती है ताकि बाद में जाकर किसी भी तरह का डिस्प्यूट ना हो सके। पार्टनर शेयर द मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द बिजनेस। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है कि जो पार्टनर्स हैं वही उसके ऑनर्स भी हैं फॉर्म के, साथ ही साथ मैनेजमेंट का जो काम है वो भी खुद ही जो है वो करते हैं और फॉर्म से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजन है उसको लेने का काम जो है वो करते हैं। अब मैनेजमेंट के अंदर कितना पार्टिसिपेशन होगा वो डिपेंड करता है पार्टनरशिप एग्रीमेंट के ऊपर। ओके, तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। उसके बाद द पार्टनरशिप फॉर्म डज नॉट हैव सेपरेट लीगल आइडेंटिटी फ्रॉम इट्स पार्टनर्स मीनिंग द फॉर्म इन पार्टनर्स आर लीगली सेम एंटिटी। ठीक है, तो देखो लॉ की नजर में, कानून की नजर में एक पार्टनरशिप फॉर्म और उसके जो ऑनर्स है यानी कि जो पार्टनर्स है उनके बीच में कोई भी सेपरेट लीगल आइडेंटिटी नहीं होती, मतलब कि उनके बीच में कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं होता है लीगली। लॉ की नजर में पार्टनर्स और पार्टनरशिप फॉर्म एक ही एंटिटी जो है वो होती है। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। पार्टनर्स यूजुअली हैव अ लिमिटेड लायबिलिटी मीनिंग दे आर नॉट पर्सनली रिस्पांसिबल फॉर द फॉर्म्स डेट्स एंड ऑब्लिगेशन। पर्सनल एसेट्स कैन नॉट बी यूज्ड टू सेटल बिजनेस डेट इफ नेसेसरी। तो ये जो स्टेटमेंट है वो गलत होगी क्योंकि देखो हमारी पार्टनरशिप फॉर्म और पार्टनर्स के बीच में कोई भी लीगल डिस्टिंक्शन नहीं होता है। पार्टनरशिप फॉर्म और पार्टनर्स को लॉ एक ही एंटिटी जो है वो मानता है, इसी के लिए हमारे जो पार्टनर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड होती है। यानी कि जितने भी फॉर्म्स के डेट्स और ऑब्लिगेशन होते हैं उनके लिए पार्टनर्स पर्सनल रिस्पॉन्सिबल होते हैं, चाहे उनके लिए उनकी जो पर्सनल एसेट्स हैं उनको क्यों ना यहाँ पर सोल्ड जो है वो कर दिया जा सके। और ये एक इंपॉर्टेंट आप लिमिटेशन कह सकते हो पार्टनरशिप फॉर्म की। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। ये जो स्टेटमेंट है वो गलत है पार्टनरशिप फॉर्म के रिगार्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट डिफाइंस एचयूएफ। इसमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि एचयूएफ यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को डिफाइन जो है वो करती है। तो एचयूएफ इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस गवर्न बाय द प्रोविजंस ऑफ हिंदू लॉ। तो ये बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है, ये डिफाइन करती है। एचयूएफ बेसिकली क्या है, एक फैमिली बिजनेस है जो कि हिंदू फैमिली जो है साथ में मिलकर जो है वो करती है और इसके ऊपर जो प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं वो हिंदू लॉ के एप्लीकेबल जो है वो होती है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल डिफाइन करती है। इट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय बर्थ इनटू अ हिंदू फैमिली, नो कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो ये जो फैमिली बिजनेस होता है, ठीक है, इसके मेंबर बनने के लिए आपको कोई भी एग्रीमेंट करने की जरूरत नहीं होती, बस आपको हिंदू फैमिली में बर्थ लेना होता है, जन्म लेना होता है और ऑटोमेटिकली आप इस फैमिली बिजनेस के पार्टनर जो है वो बन जाते हो। एचयूएफ होल्ड जॉइंट ओनरशिप ऑफ बिजनेस प्रॉपर्टी एंड द हेड ऑफ द फैमिली इज नोन एज कर्ता। तो देखो जो हमारे बिजनेस प्रॉपर्टी होती है यानी कि एचयूएफ के पास जितनी भी प्रॉपर्टीज होती है उसके ऊपर एचयूएफ के जो मेंबर्स हैं उन सभी की जॉइंट ओनरशिप होती है और जो हेड होता है वो कर्ता कहलाता है, यानी कि जो फैमिली का हेड होता है आप इसको एक तरीके से कह सकते हो कि ये मैनेजर होता है, यानी कि जितने इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है वो यही जो है वो लेता है। फॉर द सेक ऑफ इनकम टैक्स द एचएफ कंसीडर्ड एज अ सेपरेट एंटिटी एंड टैक्स सेपरेटली। अगर हम इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एचएफ जो है एक सेपरेट एंटिटी होती है और इसके ऊपर सेपरेटली जो है वो टैक्स लगाया जाता है। तो ये सभी के सभी जो स्टेटमेंट्स है वो एचएफ को डिफाइन जो है वो करती है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिफाइंस कैपिटल स्ट्रक्चर इन फाइनेंस। ठीक है, तो इसमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि कैपिटल स्ट्रक्चर को डिफाइन करती है। तो देखो जब भी हम कोई बिजनेस करते हैं, जब भी हम कोई बिजनेस करते हैं तो बिजनेस को चलाने के लिए, बिजनेस के लिए एसेट्स को परचेज करने के लिए हमें फंड्स की जरूरत पड़ती है, यानी कि कैपिटल की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब ये जो कैपिटल है इसको हम कैसे यहाँ पर अरेंज कर रहे हैं, कैसे हम यहाँ पर अरेंज कर रहे हैं उसी को हम कैपिटल स्ट्रक्चर कहते हैं। देखो कैपिटल को अरेंज करने के कंपनी के पास दो तरीके होते हैं, एक होता है इक्विटी कि वो ओनर से पैसा मंगवा ले और एक होता है डेट कि वो ओनर के अलावा किसी थर्ड पार्टी जैसे कि बैंक वगैरह से यहाँ पे जो है वो डेट ले। ठीक है, और जनरली कंपनी इन दोनों का ही यूज जो है वो करती है, यानी कि कुछ पैसा वो इक्विटी से मंगा लेती है और कुछ पैसा जो है वो डेट के फॉर्म में मंगा लेती है। तो ये जो मिक्स कंपनी यूज कर रही है
डेट और इक्विटी का अपने फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, फाइनेंस करने के लिए, उसे ही हम कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो कहते हैं। मतलब कि कैपिटल स्ट्रक्चर एक तरीका है कि कंपनी कैसे इक्विटी और डेट का यहाँ पर यूज जो है वो कर रही है। जैसे अगर एक कंपनी को 100 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ती है तो वो 60 करोड़ रुपए इक्विटी से, 40 करोड़ रुपए डेट से मंगा रही है, तो इसका जो ये मिक्स है इसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो कहते हैं। अब इसमें से कौन सी स्टेटमेंट डिफाइन करिए, पहला, कैपिटल स्ट्रक्चर रेफर्स टू द मिक्स ऑफ डेट एंड इक्विटी यूज्ड बाय कंपनी टू फाइनेंस इट्स ऑपरेशन। तो ये बिल्कुल यहाँ पर डिफाइन करें। तो कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, डेट और इक्विटी का मिक्स है जो कि कंपनी यूज करिए अपने ऑपरेशन को फाइनेंस करने के लिए। उसके बाद कैपिटल स्ट्रक्चर इज द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनीज आउटस्टैंडिंग शेयर्स कोट, ये गलत है। कैपिटल स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट द परसेंटेज ऑफ कंपनीज नेट इनकम एलोकेटेड टू शेयर होल्डर एज डिविडेंड, तो ये भी हमारा यहाँ पर गलत है। तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ पर जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कैपिटल स्ट्रक्चर रेफर्स टू द मिक्स ऑफ डेट एंड इक्विटी यूज्ड बाय कंपनी टू फाइनेंस इट्स ऑपरेशन, विच ऑफ दिस इज नॉट अ टाइप ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसमें से कौन सी ऐसी टाइप है जो कि कैपिटल स्ट्रक्चर की नहीं है, पहला हाईली लीवरेज, लो लीवरेज, एक्सपेंसिव लीवरेज या फिर ऑल ऑफ द। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन सी, एक्सपेंसिव लीवरेज इज द करेक्ट आंसर। बाकी ये दो इंपॉर्टेंट टाइप है कैपिटल स्ट्रक्चर की। पहले अगर हम हाईली लीवरेज की बात करें तो देखो, हाईली लीवरेज ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर होता है जहां पर कंपनी डेट का यूज जो है वो ज्यादा करती है और इक्विटी का यूज जो है वो कम करती है, और ये जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो काफी ज्यादा रिस्की जो है वो माना जाता है। जैसे एक कंपनी को 100 करोड़ रुपए की यहाँ पर जरूरत थी, कंपनी जो है 80 करोड़ रुपए डेट से अरेंज कर रही है और 20 करोड़ रुपए सिर्फ यहाँ पर इक्विटी से अरेंज करें, तो इस कैपिटल स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, हाईली लीवरेज कैपिटल स्ट्रक्चर कहेंगे। लो लीवरेज कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, तो यहाँ पर लो लीवरेज कैपिटल स्ट्रक्चर एक ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर होता है जहां पर कंपनी इक्विटी का ज्यादा यूज करती है और डेट का कम यहाँ पर यूज करती है। जैसे इक्विटी के लिए 80 करोड़ रुपए और डेट उसने 20 करोड़ रुपए मंगाया, तो ये हमारा कौन सा कहलाए, ये हमारा लो लीवरेज कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो कहलाया, और ये कम रिस्की जो है वो माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इमेजिन कंपनी कॉल्ड टेक इनोवेशन दैट डेवलप्स एंड सेल्स सॉफ्टवेयर, दे नीड फंड्स टू ऑपरेट एंड ग्रो। Tech Innovation raised 8 million by selling share to investor. Shareholders would have ownership rights in the company and the potential receive dividend based on the profit. Tech Innovation also borrowed 2 million from the bank through a long-term loan. This debt would have interest rate and the company would be obligated to repay the loan with interest rate over the time. This is ठीक है। तो देखो, ये जो कंपनी है टेक इनोवेशन, इसको फंड्स की जरूरत थी, तो इसने फंड कैसे अरेंज की, उसको टोटल 10 मिलियन फंड्स की जरूरत थी, तो 8 मिलियन उसने शेयर्स को इशू करके यानी कि इक्विटी के माध्यम से मंगाया और 2 मिलियन उसने डेट के माध्यम से मंगाया। तो ये हमारा कौन सा कैपिटल स्ट्रक्चर की टाइप होगी, हाईली लीवरेज कैपिटल स्ट्रक्चर होगा, लो लीवरेज कैपिटल स्ट्रक्चर होगा, या फिर मॉडरेटली लीवरेज कैपिटल स्ट्रक्चर होगा। तो फटाफट से चैट बॉक्स में इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर आपको क्या लग रहा है, क्या लग रहा है आपको, ये कौन सा हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर होगा, हाईली लीवरेज, लो लीवरेज, मॉडरेटली लीवरेज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, लो लीवरेज कैपिटल स्ट्रक्चर इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पर जो डेट का यूसेज किया जा रहा है वो कम से कम किया जा रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट आता है तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो, और अगर आप सिस्टमेटिक वे में एएफएम एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो हमारे पास एएफएम का फुल कोर्स अवेलेबल है, जिसके अंदर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं कॉन्सेप्चुअल वीडियोस जो कि हमारे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं। इसी के साथ हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट और ई पीडीएफ नोट्स भी यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, जिनकी हेल्प से आप इजीली रिवीजन कर सकते हो। और ये जो हमारी लाइव क्लासेस होती है वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाती है। तो अगर आप सिस्टमेटिक वे में एएफएम सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो फटाफट से हमारे कोर्स में जो है वो एनरोल कर लीजिए। हमारे जो कोर्सेज है वो इजीली एक्सेसिबल है, आपको प्ले स्टोर और ऐप स्टोर में जाकर टाइप करना है लर्निंग सेशन आईआईबीएफ एग्जाम, और वहां पर आपको हमारे ऐप जो है मिल जाएंगे, जिसके थ्रू आप हमारे कोर्सेज को एनरोल कर सकते हो। और अगर आप अभी हमारे कोर्स में एनरोल करते हो तो आपको लगभग 82% का ऑफ मिल जाता है हमारे कोर्सेज में, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना होगा समर 2024। तो इस कूपन कोड का यूज करके हमारे कोर्स में जरूर एनरोल कर लीजिएगा, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसमें एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी आती है तो आप इस चैनल पे मैसेज जो है वो कर सकते हो। ठीक है, तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ओके, अब बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डैश इज अ परफेक्ट मिक्स ऑफ डेट इक्विटी फाइनेंसिंग दैट हेल्प्स इन मैक्सिमाइजिंग द वैल्यू ऑफ कंपनी इन द मार्केट
while at the same time minimizes the cost of capital। यानी कि एक ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर जहां पर हम परफेक्ट मिक्स ऑफ डेट एंड इक्विटी का यूज करते हैं, जिससे हमारी कंपनी की जो वैल्यू है वो मार्केट में मैक्सिमाइज होती है, साथ के साथ हमारी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो भी मिनिमाइज जो है वो हो जाती है। तो इसे हम परफेक्ट कैपिटल स्ट्रक्चर कहते हैं, या फिर ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर कहते हैं, या फिर इफेक्टिव कैपिटल स्ट्रक्चर कहते हैं, या फिर ऑल ऑफ द। तो फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर आपको क्या लगता है? ऐसे कैपिटल स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? परफेक्ट कैपिटल स्ट्रक्चर, ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर, इफेक्टिव कैपिटल स्ट्रक्चर, या फिर ऑल ऑफ द। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर इज द करेक्ट आंसर। ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर हमारा करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो, हाउ कंपनीज रिस्क टॉलरेंस कैन इन्फ्लुएंस इट्स चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। एक कंपनी कितना रिस्क यहाँ पर टॉलरेट कर सकती है, वो कैसे यहाँ पर इन्फ्लुएंस करेगी कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन को। पहली स्टेटमेंट देखो, कंपनीज विद हाई रिस्क टॉलरेंस विल प्रायोरिटाइज डेट फाइनेंसिंग ड्यू टू लोअर कॉस्ट ऑफ कैपिटल इवन इफ इट्स इंक्रीजेस फाइनेंशियल रिस्क। ठीक है, तो देखो अगर कोई कंपनी डेट फाइनेंसिंग का ज्यादा यूज करती है तो उससे ना उसकी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है वो कम आती है, पर साथ के साथ ना उसका जो फाइनेंशियल रिस्क है वो इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि उसे कंपल्सरी यहाँ पर इंटरेस्ट जो है वो पे करना पड़ता है। और अगर कंपनी इंटरेस्ट पे नहीं करती है तो वो क्या हो जाती है, बैंकरप्ट जो है वो हो जाती है। ओके, तो देखो अगर हाई रिस्क टॉलरेंस है तो कंपनी यहाँ पर फाइनेंशियल रिस्क को बियर कर सकती है, तो ये बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। कंपनीज विद लो रिस्क टॉलरेंस will usually use equity financing due to low financing even if it increases the cost of capital। अगर कोई कंपनी इक्विटी फाइनेंसिंग का यूज करती है तो वहां पर जो फाइनेंशियल रिस्क होता है वो कम होता है, क्योंकि इक्विटी के ऊपर हमें डिविडेंड पे करना पड़ता है और वो तब पे करना पड़ता है जब हम प्रॉफिट जो है वो कमाते हैं। ठीक है, पर यहाँ पर साथ के साथ कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी जो है वो इंक्रीज हो जाती है, तो ये भी यहाँ पर करेक्ट है। The company's risk tolerance has no impact on capital structure, and the decision is solely based on the interest rate for debt and investor demand for equity। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर। बोथ ए एंड बी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। यानी कि अगर कंपनी हाई रिस्क टॉलरेंस कर सकती है तो वो डेट फाइनेंसिंग का ज्यादा से ज्यादा यूज करेगी, अगर कम कंपनी कम रिस्क लेना चाहती है तो वो ज्यादा से ज्यादा इक्विटी का फाइनेंसिंग का यूज जो है वो करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अकॉर्डिंग टू नेट इनकम अप्रोच कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन ऑफ अ कंपनी आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द लेवल ऑफ इट्स नेट इनकम। The theory assumes that cost of debt remains constant at all levels of the debt. According to this theory, value of the firm can be maximized by। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर नेट इनकम अप्रोच की बात करें तो जो कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन है वो मेनली इन्फ्लुएंस होता है कंपनी के नेट इनकम से। यानी कि कंपनी की नेट इनकम कितनी है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर यहाँ पर कैसा रहेगा। ये थ्योरी का मानना है कि आपका कोई भी कैपिटल स्ट्रक्चर हो वहां पर जो डेट की कॉस्ट होती है वो कांस्टेंट रहती है। यानी कि अगर आप 20% डेट यूज करो तब भी उसकी कॉस्ट कांस्टेंट रहेगी, अगर आप 40% डेट यूज करो तब भी कॉस्ट जो है वो सेम ही रहेगी। तो अगर हम इस थ्योरी की माने तो वैल्यू ऑफ फर्म को हम किस केस में मैक्सिमाइज जो है वो कर सकते हैं। यानी कि अगर हमें फर्म की वैल्यू को मैक्सिमाइज करना है तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? पहला, सिलेक्टिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर दैट मिनिमाइजेस द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। हमें एक ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो चूज करना है जो कि यहाँ पर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को जो है वो मिनिमाइज करे, या फिर इग्नोरिंग द कॉस्ट ऑफ कैपिटल फोकस सोनली मैक्सिमाइजिंग नेट इनकम। तो हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल को इग्नोर करना है और हमें कोशिश करनी है कि हमें ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर नेट इनकम कमानी है, या फिर सिलेक्टिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर दैट मिनिमाइजेस द लेवल ऑफ डेट, या फिर सिलेक्टिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर दैट मैक्सिमाइजेस द लेवल ऑफ इक्विटी। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन है। हमें ना एक ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर चूज करना है जो कि यहाँ पर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को मिनिमाइज करे। अब ये वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है? देखो जब कोई कंपनी डेट अरेंज करती है, ठीक है, या फिर इक्विटी मंगवाती है, ठीक है, यानी कि वो डेट ले रही है या फिर ऑनर से पैसा मंगवा रही है, तो उसको ना बदले में कुछ पे करना पड़ा है जिसे हम कॉस्ट कहते हैं। जैसे डेट के ऊपर कंपनी को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, इक्विटी के ऊपर डिविडेंड यहाँ पे जो है वो पे करना पड़ता है, तो ये हमारी क्या कहलाती है? कॉस्ट। क्या कहलाती है? कॉस्ट। ठीक है, और डेट और इक्विटी की जो कंबाइंड कॉस्ट होती है, एवरेज कॉस्ट होती है, उसे हम कहते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जैसे डेट के ऊपर आपको जो इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ता है वो 10% का है, और इक्विटी की जो कॉस्ट आ रही है वो यहाँ पर लगभग हमारी 12% की है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो एवरेज कॉस्ट होगा 10 + 12 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा हमारा 22 डिवाइडेड बाई 2, तो 11% हमारी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो आ गई। यानी इन दोनों का एवरेज कॉस्ट यहाँ पर कितना जो है वो आ रहा है। तो हमें एक ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर चूज करना है जिससे हमारी जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कम से कम आ सके। ठीक है,
तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, डैश अप्रोच सजेस्ट दैट कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन ऑफ अ कंपनी डू नॉट सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट द फर्म्स वैल्यू, द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज assumed टू बी रिमेन कांस्टेंट रिगार्डलेस ऑफ द कैपिटल स्ट्रक्चर। तो ऐसी अप्रोच जिसका मानना है, जो कि सजेस्ट करता है कि जो कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन है उसका हमारी फॉर्म की वैल्यू पे कोई भी इंपैक्ट जो है वो नहीं पड़ता है। यानी कि आप कोई भी कैपिटल स्ट्रक्चर बना लो, कोई भी कैपिटल स्ट्रक्चर इस्टेब्लिश कर लो, कोई भी डिसीजन ले लो, उससे फॉर्म की वैल्यू पे ज्यादा इंपैक्ट जो है वो नहीं पड़ेगा। जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है वो हमेशा जो है वो कांस्टेंट रहती है, चाहे आप डेट का ज्यादा यूज करो, चाहे आप इक्विटी का ज्यादा यूज करो। दिस अप्रोच सजेस्ट दैट वैल्यू ऑफ फर्म इज प्राइमरली इन्फ्लुएंस्ड बाय द ऑपरेटिंग इनकम। इस अप्रोच का मानना है कि हमारी जो वैल्यू ऑफ फर्म है वो बेसिकली इन्फ्लुएंस होती है ऑपरेटिंग इनकम से, कि आप ऑपरेटिंग इनकम यहाँ पर कितनी कमा रहे हो। आपकी ऑपरेटिंग इनकम ज्यादा है तो वैल्यू ऑफ फर्म ज्यादा होगी, अगर ऑपरेटिंग इनकम कम है तो वैल्यू ऑफ फर्म यहाँ पर कम होगी। ठीक है, तो इस अप्रोच का नाम क्या है? नेट इनकम अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, ट्रेडिशनल पोजीशन अप्रोच, या फिर ऑल ऑफ द। तो फटाफट से यहाँ पर आंसर बता दीजिए, इसका आंसर आपको क्या लग रहा है? इस अप्रोच का नाम यहाँ पर क्या है? नेट इनकम अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, ट्रेडिशनल पोजीशन अप्रोच, या फिर ऑल ऑफ द। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन बी, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच हमारा करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे क्या है, अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल पोजीशन अप्रोच थ्योरी what happens to the weighted average cost of capital as the proportion of debt capital in the capital structure increases। ठीक है, तो अगर हम ट्रेडिशनल पोजीशन अप्रोच थ्योरी की बात करें तो जब जब हम अपने कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर डेट कैपिटल का जो प्रोपोर्शन है उसे इंक्रीज करते जाते हैं तो उसका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे क्या इंपैक्ट जो है वो पड़ता है। जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है वो कंटिन्यूसली डिक्लाइन होता है, या फिर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है इनिशियली डिक्लाइन होता है फिर कांस्टेंट हो जाता है, या फिर ये कंटिन्यूसली इंक्रीज होता रहता है, या फिर जो ये पहले डिक्लाइन होता है फिर कांस्टेंट होता है और फाइनली इंक्रीज होता है। तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, तो अगर हम ट्रेडिशनल पोजीशन अप्रोच की बात करें तो जो डब्ल्यूएसीसी है ये इनिशियली डिक्लाइन होता है, क्योंकि जैसे जैसे आप डेट कैपिटल की अमाउंट को बढ़ाते हो तो उससे आपकी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कम होती है, जिससे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कम होती है। एक पॉइंट पे आके जो है हमारी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है वो यहाँ पर क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है और फाइनली जो है वो इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि इक्विटी की जो कॉस्ट है वो सरपास कर देती है हमारे डेट पे जो हमें बेनिफिट जो है वो मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा रिलेटेड है वो रिलेटेड है फॉरेन एक्सचेंज अरिथमेटिक के साथ। तो क्वेश्चन देखो क्या है, फॉरेन एक्सचेंज अरिथमेटिक इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग वन करेंसी फॉर अनदर। तो फॉरेन एक्सचेंज अरिथमेटिक एक ऐसे प्रोसेस होते हैं जिसके अंदर हम एक देश की करेंसी को दूसरे देश की करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। जैसे कि आप इंडियन रुपीज को देकर यूएसडी डॉलर जो है वो एक्सचेंज जो है वो कर सकते हैं। इंडियन रुपीज आपने दिए और यूएसडी डॉलर जो है वो ले लिए, और दिस ट्रांजेक्शन अकर इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। और जनरली फॉरेन एक्सचेंज अरिथमेटिक की जो भी ट्रांजेक्शन होती है, यानी कि एक करेंसी को दूसरे करेंसी में एक्सचेंज करने की जो भी ट्रांजेक्शन होती है उसे हम फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जो है वो परफॉर्म करते हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है प्राइस और द वैल्यू एट विच वन करेंसी इज एक्सचेंज फॉर अनदर इज नोन एज, यानी कि वो प्राइस वो वैल्यू जिसके ऊपर हम एक करेंसी को दूसरी करेंसी में एक्सचेंज करते हैं उसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल के इंडियन रुपीज 81 इज इक्वल टू 1 यूएसडी। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है जिसके ऊपर हम यहाँ पर करेंसीज को एक्सचेंज करें, जैसे कि अगर आपको 1 यूएसडी चाहिए तो आपको 81 रुपीज जो है वो देने पड़ेंगे, यानी इनको सेल जो है वो करना पड़ेगा इनको बाय करने के लिए। तो ये जो वैल्यू है, ये जो प्राइस है जिसके ऊपर एक रुपीज को हम डॉलर को कन्वर्ट करें, उस प्राइस को हम क्या कहते हैं? फॉरेन एक्सचेंज रेट, क्रॉस रेट, मार्केट रेट, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन है फॉरेन एक्सचेंज रेट हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। अब हमें फॉरेन एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन करने की जरूरत क्यों पड़ती है? तो देखो हमारे जो कंट्रीज है, वर्ल्ड की जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज है, उनकी जो करेंसीज है उनकी वैल्यू सेम नहीं है। जैसे डॉलर की वैल्यू इंडियन रुपीज के कंपैरिजन में ज्यादा होती है, तो जब हम कन्वर्जन करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि एक करेंसी के इक्वल ही हमें दूसरी करेंसी जो है वो मिले, इसीलिए हमें एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन जो है वो करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे क्या है, करेंसी पेयर इज द कोटेशन ऑफ टू डिफरेंट करेंसीज विद द वैल्यू ऑफ वन करेंसी बीइंग कोटेड अगेंस्ट द अदर। देखो करेंसी पेयर क्या होता है, देखो करेंसी पेयर दो डिफरेंट करेंसी का कोटेशन होता है जिसके अंदर हम एक करेंसी की वैल्यू को दूसरे करेंसी के लिए कोट जो है वो करते हैं। जैसे एग्जांपल के यूएसडी
INR इज इक्वल टू 81 रुपीज। ठीक है, तो इसे हम यहाँ पर क्या कहेंगे, करेंसी, इसे हम करेंसी पेयर कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर यूएसडी करेंसी के इक्वल INR की वैल्यू कितनी है उसे हमने यहाँ पर कोड जो है वो किया है। तो ये जो फर्स्ट करेंसी होती है ये होती है बेस करेंसी, जिसे हम खरीदना चाहते हैं। ठीक है, और ये सॉरी, ये होता है हमारा कोड करेंसी, जिसे हम यहाँ पर सेल जो है वो करना चाहते हैं। क्लियर है? अब इस करेंसी पेयर का मतलब क्या है कि 1 USD के इक्वल जो है 81 INR जो है वो है, यानी कि अगर आपको 1 USD चाहिए तो 81 INR आपको पे जो है वो करना पड़ेगा। तो हमारे पास यहाँ पर करेंसी पेयर गिवन है यूएसडी जीबीपी इज इक्वल टू 0.80। इसका क्या मतलब होता है, तो देखो सिंपली 1 USD इज इक्वल टू 1 USD इज इक्वल टू हमारा 0.80 जीबीपी जो है वो होगा। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन ए, $1 इज इक्वल टू 0.80 ब्रिटिश पाउंड। ये हमारा करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा, वो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा क्या है, ए डायरेक्ट कोट फॉर अ करेंसी इज अ फॉरेन एक्सचेंज रेट कोटेशन where the price of 1 unit of foreign currency is expressed in terms of domestic currency। देखो हमारी जो करेंसी जो हमारी कोटेशंस होती है करेंसीज की, वो दो तरह की होती है, एक होती है डायरेक्ट कोटेशन और एक होती है इनडायरेक्ट कोटेशन। ठीक है, डायरेक्ट कोटेशन जो है ऐसी कोटेशन होती है जिसके अंदर एक फॉरेन करेंसी के इक्वल हमारे डोमेस्टिक करेंसी की कितनी वैल्यू है उसे हम शो करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आपने यहाँ पर शो किया यूएसडी INR इज इक्वल टू 81 रुपीज, तो आपने यहाँ पर क्या शो किया, तो 1 फॉरेन करेंसी के इक्वल 81 INR की यहाँ पर वैल्यू है, यानी कि एक फॉरेन करेंसी के इक्वल हमारे डोमेस्टिक करेंसी की कितनी वैल्यू है। इस चीज को जब हम शो करते हैं तो उसे हम डायरेक्ट कोटेशन जो है वो कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट डज डायरेक्ट कोट फॉर अ करेंसी इंडिकेट इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो डायरेक्ट कोट जो है वो क्या चीज इंडिकेट करता है, तो ऑप्शन ए कह रहा है हाउ मच फॉरेन करेंसी इज नीडेड टू बाय 1 unit ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, या फिर हाउ मच ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इज नीडेड टू बाय 1 unit ऑफ फॉरेन करेंसी, या फिर हाउ मच प्रॉफिट कैन बी मेड फ्रॉम करेंसी एक्सचेंज, या फिर हाउ मच इंटरेस्ट इज अक्रूड फ्रॉम करेंसी डिपॉजिट। तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा, क्योंकि देखो डायरेक्ट कोड के अंदर हम क्या शो कर रहे हैं कि एक फॉरेन करेंसी के इक्वल हमारी कितनी डोमेस्टिक करेंसी जो है वो होंगी। ठीक है, तो बेसिकली डायरेक्ट कोड इंडिकेट करता है कि अगर आपको एक फॉरेन करेंसी चाहिए तो उसके लिए आपको कितनी डोमेस्टिक करेंसी जो है वो पे करनी पड़ेगी, यानी कि एक यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी को बाय करने के लिए आपको कितनी डोमेस्टिक करेंसी की जरूरत पड़ेगी, ये इस चीज को इंडिकेट करता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, डैश कोटेशन refers to expressing value of 1 unit of the domestic currency in terms of foreign currency. It involves stating how much of foreign currency is required to obtain a 1 unit of domestic currency। ठीक है, एक ऐसी कोटेशन जिसके अंदर हम शो करते हैं कि हमारी एक डोमेस्टिक करेंसी के इक्वल कितनी फॉरेन करेंसी है। सिंपली यहां पर मैं लिख रहा हूं 1 INR इज इक्वल टू 0.002 USD। ठीक है, तो यहां पर हम क्या शो करें कि हमारे एक एक डोमेस्टिक करेंसी के इक्वल कितनी यहाँ पर फॉरेन करेंसी जो है वो आती है, एक डोमेस्टिक करेंसी के इक्वल कितनी फॉरेन करेंसी की वैल्यू है, तो उसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट कोड। जैसे मैंने यहाँ पर शो कर दिया INR USD इज इक्वल टू 0.002, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, इनडायरेक्ट कोड कहलाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन सी, इनडायरेक्ट कोटेशन इज द करेक्ट आंसर। तो डायरेक्ट कोटेशन के अंदर हम शो करते हैं कि एक फॉरेन करेंसी के इक्वल हमारी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू कितनी है। ठीक है, और इनडायरेक्ट कोटेशन के अंदर हम शो करते हैं कि हमारी एक डोमेस्टिक करेंसी के इक्वल फॉरेन करेंसी की यहाँ पर कितनी वैल्यू है। सिंपल भाषा में एक डोमेस्टिक करेंसी को बाय करने के लिए हमें कितनी फॉरेन करेंसी की जरूरत जो है वो पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, what refers to the difference between the buying and selling price of a currency representing the profit or margin earned by bank or financial institution facilitating the currency exchange। ठीक है, तो देखो जब हम करेंसीज को एक्सचेंज करते हैं तो हमारी जो फॉरेन जो करेंसीज होती है उनका एक बाइंग रेट होता है और एक यहाँ पर सेलिंग रेट होता है। बाइंग रेट वो रेट होता है जिसके ऊपर फॉरेन करेंसीज को बाय किया जाता है, और सेलिंग रेट वो रेट होता है जिसके ऊपर फॉरेन करेंसी को सेल किया जाता है। नॉर्मली देखो हमारे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं और जो बैंक्स हैं वो करेंसी एक्सचेंज करने का काम जो है वो करती हैं, और वो इस काम को किस लिए करती है, ताकि वो एक प्रॉफिट जो है वो कमा पाए। और वो ये प्रॉफिट कैसे कमाते हैं, तो सिंपली जो बाइंग और सेलिंग रेट है उसके अंदर जो डिफरेंस होता है वही इनका प्रॉफिट जो है वो होता है। जैसे अगर हम बात करें कि हमारा जो यूएसडी INR का जो बाइंग रेट है वो 81 रुपीज है, और जो सेलिंग रेट है यूएसडी INR का सेलिंग रेट है वो 82 रुपीज है, 82 रुपीज है, यानी कि
बैंक जब यहाँ पर यूएसडी को बाय करती है तो वो 81 रुपीज पे करती है, और जब सेल करती है तो 82 रुपीज जो है वो रिसीव करती है। तो ये जो 1 रुपी का डिफरेंस है, इसे हम यहाँ पर क्या कहेंगे, प्रॉफिट कहेंगे। और इसे क्या कहा जाता है, तो इसे स्प्रेड कहा जाता है। तो ऑप्शन ए स्प्रेड हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। स्प्रेड हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। ठीक है, स्प्रेड हमारा करेक्ट आंसर जो है रहेगा। तो फटाफट से एक बार चैट बॉक्स में बता दीजिए क्या आपको यहाँ तक क्लियर है, और किसी भी तरह का डाउट हो तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो। तो फटाफट से चैट बॉक्स में बता दीजिए क्या आपको यहाँ तक क्लियर है। ऑल इज क्लियर। फटाफट से चैट बॉक्स में बता दीजिए क्या आपको यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एन एक्सपोर्टर इन इंडिया मैन्युफैक्चर्स एंड सेल्स मशीनरी टू अ बायर इन यूनाइटेड स्टेट, the machinery has been shipped and export bill is 10,000 is generated representing the payment due from the buyer in the USA. The transaction requires converting US dollar to Indian rupees as the exporter operates in India and wants to receive payment in the local currency. देखो, एक इंडियन एक्सपोर्टर है, उसने मशीनरी को मैन्युफैक्चर किया और यूनाइटेड स्टेट के अंदर एक बायर को सेल कर दिया, जिसके बदले में उसे 10,000 रुपीज, $10,000 जो है वो रिसीव हुए। अब क्योंकि ये जो एक्सपोर्टर है वो इंडिया के अंदर ऑपरेट करता है, इसीलिए उसे इंडियन रुपीज जो है वो चाहिए। ठीक है, तो हमारा जो एक्सपोर्टर है उसने यहाँ पर यूएसडी डॉलर को इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए ये जो एक्सपोर्ट बिल है वो एक बैंक को यहाँ पर जो है वो सबमिट करवा दिया। ठीक है, ताकि वो उसे जो हमारा डॉलर्स है उसको इंडियन रुपीज में जो है वो कन्वर्ट कर सके। जो हमारा करंट एक्सचेंज रेट है वो क्या है, 1 USD इज इक्वल टू RS 71.54 एंड 60। हाउ मच विल एक्सपोर्टर रिसीव इन द INR। ठीक है, तो सबसे पहली चीज आपको यहाँ पर समझनी है कि यहाँ पर हमें रेट कौन सा लेना है। हमारे पास दो रेट यहाँ पर गिवन है, एक है 71.54 और एक है 71.60। ठीक है, जिसमें से ये जो पहला रेट है वो है हमारा बाइंग रेट, और दूसरा रेट जो है वो हमारा है सेलिंग रेट। ठीक है, सेलिंग। ठीक है, तो एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि यहाँ पर जो बैंक है वो करेंसी को कन्वर्ट कर रहा है, यानी कि वो यहाँ पर बाय और सेल कर रहा है। तो आपको बाइंग और सेलिंग रेट जो है वो बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से लेना है। जैसे यहाँ पर बैंक क्या कर रहा है, यहाँ पर बैंक जो है वो डॉलर को बाय कर रहा है, तो आपको यहाँ पर बाइंग रेट जो है वो लेना है। और बाइंग रेट हमारा कितना है, 71.5। बाइंग रेट हमारा यहाँ पर कितना है, 71.54, 71.54। तो हमारे पास रेट आ चुका है। अब देखो, एक यूएसडी 1 USD इज इक्वल टू है 71.54। तो 10,000 USD इज इक्वल टू क्या होगा, तो सिंपली हमें यहाँ पर 71.54 को 10,000 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई कर देना है। तो जब आप इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो 10,000 इंटू 71.54, तो ये हमारा आ जाएगा 7,15,400। ठीक है, तो सिंपली करना क्या है, पहले तो आपको बाइंग और सेलिंग रेट में से रेट को फाइंड आउट करना है, फिर सिंपली जितने भी डॉलर्स है उसके साथ मल्टीप्लाई जो है वो कर देना है। बहुत इजी यहाँ पर कैलकुलेशन है। तो 7,15,400 हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एन इंडियन एक्सपोर्टर स्पेशलाइज इन प्रोड्यूसिंग टेक्सटाइल्स एंड हैज secured a deal to sell them to buyer in United States. The total value of export is 10,000 and export bill is generated for this amount. Since the exporter operates in India, they need to convert the payment received in USD in Indian rupees to facilitate their local operations and expenses. An exporter has submitted export bill 10,000 and rate is RS1 is equal to 0.0122 USD. How much amount in Indian rupees will be paid to the exporter? ठीक है, तो यहाँ पर देखो, सबसे पहली चीज आपको समझना है कि एक पर्सन है, एक्सपोर्टर है, उसके पास एक्सपोर्ट बिल है $10,000 का, और वो उसे इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करना चाहता है। पर यहाँ पे जो रेट गिवन हुआ है वो क्या है कि RS1 इज इक्वल टू हमारा 0.0122 USD है। यानी कि ये जो कोटेशन है वो हमारी इनडायरेक्ट कोटेशन है। ठीक है, पर हमारे पास क्या है, हमारे पास डॉलर है, तो हमें चाहिए कि $1 के इक्वल INR यहाँ पर कितना है, पर हमें ये गिवन नहीं है। तो ये हमें कैलकुलेट करना है, वो कैसे होगा, तो सिंपली देखो, आपको इसे 1 के साथ डिवाइड कर देना है। देखो, अगर आपके पास कई केसेस में इनडायरेक्ट कोड यहाँ पर गिवन, कई क्वेश्चन पे आपको इनडायरेक्ट हो सकता है कि आपको इनडायरेक्ट कोड जो है वो गिवन हो और उसे आपको डायरेक्ट कोड में जो है वो कन्वर्ट करने की जरूरत हो, तो वो कैसे आप यहाँ पर करोगे। इनडायरेक्ट कोड और डायरेक्ट कोड क्या होता है ये ऑलरेडी मैंने आपको समझा दिया है। तो इनडायरेक्ट कोड को आपको 1 से डिवाइड कर देना है। जैसे हमारा इनडायरेक्ट कोड कितना है, हमारा इनडायरेक्ट कोड कितना है, 0.0122 USD। तो आपको सिंपली इसे 1 के साथ जो है वो डिवाइड करना है। जब हम इसे 1 के साथ डिवाइड करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय 0.0122
यूएसडी। ठीक है, तो इसे अगर हम 1 के साथ डिवाइड करें, 1 डिवाइडेड बाय 0.0122 यूएसडी, तो ये कितना आ जाएगा 81.96। ये कितना आ जाएगा 81.96। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ डायरेक्ट कोड, ये हुआ हमारा डायरेक्ट कोड, यानी कि 1 यूएसडी इज इक्वल टू क्या है, 1 यूएसडी इज इक्वल टू हमारा होता है 81.96 आएगा। ठीक है, अब आपको 1 यूएसडी इज इक्वल टू पता लग चुका है। अब आपको क्या करना है, सिंपली 10,000 की वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। उसके लिए 10,000 को 81.96 का जो है वो मल्टीप्लाई कर दो, तो 10,000 इंटू 81.96, 81.96, तो ये हमारा आ जाएगा 81,000, 8,19,600। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा 600। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। तो इस तरीके से आप आसानी से जो है वो करेंसी को आपस में एक्सचेंज जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास डायरेक्ट कोड है तब तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है। अगर इनडायरेक्ट कोड है तो पहले आप उसको डायरेक्ट कोड में कन्वर्ट कीजिए, फिर उसको जो है वो मल्टीप्लाई करके आंसर जो है निकल कर आ जाएगा। तो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन है वो अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको इसमें किसी भी तरह का डाउट आता है तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो, और अगर आपको क्लियर हो गया तो एक मैसेज करके जरूर बता दीजिएगा कि आपको यहाँ तक क्लियर। फटाफट से चैट बॉक्स में बता दिए क्या आपको यहाँ तक क्लियर है। ऑल इज क्लियर। फटाफट से चैट बॉक्स में बता दिए क्या आपको यहाँ तक क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए कंपनी बेस्ड इन जर्मनी इज एक्सपोर्टिंग मशीनरी वर्थ 5 lakh to a company in India. The Indian company needs to pay Indian rupees. To determine the payment amount in INR, we need to use the exchange rate provided. USD available in Delhi, 1 USD is equal to 75.54 rupees, and USD rate in London is 1 USD is equal to 0.75 euro. What will be the euro rupee rate? ठीक है, तो यहाँ पर देखो आप एक जर्मनी की कंपनी है, इसने यहाँ पर एक मशीन जो है एक्सपोर्ट की है इंडियन कंपनी को, जिसकी वैल्यू है 5 लाख यूरो। ठीक है, अब इंडियन रुपीज को क्या करना है, इंडियन रुपीज में जो है वो पे करना है, जिसके लिए उसे एक्सचेंज रेट चाहिए जिसके ऊपर वो यूरो को इंडियन रुपीज के साथ जो है वो कन्वर्ट कर सके। ठीक है, पर यहाँ पर हमारे पास यूरो रुपी रेट का एक्सचेंज रेट गिवन नहीं है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम यूज करेंगे क्रॉस रेट का। जब भी आपके पास दो करेंसीज का डायरेक्ट एक्सचेंज रेट गिवन ना हो तो उस केस में हम क्रॉस रेट का यूज करके जो है एक्सचेंज रेट को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्रॉस रेट के अंदर सबसे पहले आपको एक कॉमन करेंसी यहाँ पर फाइंड आउट करनी पड़ती है जिसका एक्सचेंज रेट दोनों करेंसीज के साथ जो है अवेलेबल हो। जैसे कि यूएसडी, ये हमारी क्या है यहाँ पर फॉरेन करेंसी है। यूएसडी हमारी क्या है, कॉमन करेंसी है जिसका जो एक्सचेंज रेट है वो रुपीस के साथ भी गिवन है और हमारा यूरो के साथ भी यहाँ पर गिवन है। ठीक है, तो अब हम इसका यूज करके जो है यूरो रुपी रेट को फाइंड आउट करेंगे। तो पहले आपको क्या करना है, पहले आपको रुपीस देकर यूएसडी को बाय करना है। ठीक है, रुपीस देकर यूएसडी को बाय करना है। तो जब आप 1 यूएसडी को बाय कर रहे हो तो आपको पे कितना करना पड़ रहा है, 75.54, 75.54 आपको जो है वो पे करना पड़ रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद ये जो यूएसडी आपने खरीदा था रुपीस से, उसे पे करके यूरो को जो है वो बाय करना है। तो ये हमारा रेट कितना है, ये हमारा रेट कितना है, 1 यूएसडी इज इक्वल टू 0.75 यूरो। ठीक है, अब आपके पास यूरो भी आ चुका है, आपके पास यूएसडी भी है। अब एक चीज आप नोटिस करो कि 1 यूएसडी इज इक्वल टू 7.54 और 1 यूएसडी इज इक्वल टू 0.75 यूरो, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये दोनों वैल्यूज एक दूसरे के इक्वल है। जैसे 1 यूएसडी इज इक्वल टू 7.54 है, 75.54 है ना, इजिकल टू हमारा कितना है 0.75 यूरो। ये दोनों क्या है, इक्वल है, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू जो है वो 1 यूएसडी के इक्वल है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 1 यूरो की वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। तो वो कैसे होगा, तो 0.75 को इस तरफ ले आओ, ये यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 0.75 यूरो। तो 1 यूरो इजिकल टू 1 यूरो इजिकल टू हमारा कितना हो जाएगा 75.54 डिवाइडेड बाय 0.75, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 100.72, यानी कि हमने यहाँ पर क्रॉस रेट का यूज करके यूरो और रुपए का जो एक्सचेंज रेट है उसको यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया है। वो कितना है हमारा 100.72,
ये हमारा कितना है यहाँ पर 100.7। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, अब देखो ये तो था नॉर्मल मेथड। अब एक मैं आपको यहाँ पर शॉर्टकट मेथड जो है वो बताऊंगा। शॉर्टकट मेथड कैसे काम करता है, तो पहले आपको एक जेट यहाँ पर ड्रॉ कर लेना। ठीक है, और यहाँ पर करेंसी फिलअप कर देनी है। यहाँ पर जो कॉमन करेंसी है वो यहाँ पर भरनी है। यहाँ पर आपकी जो डोमेस्टिक करेंसी है और वो करेंसी यहाँ पर भरनी है जिसके अगेंस्ट आपको एक्सचेंज रेट फाइंड आउट करना है। ठीक है, फिर आपको यहाँ पर वैल्यूज जो है वो पुट करनी है। जैसे आईएनआर की वैल्यू कितनी है, 75.54। यूरो की जो वैल्यू है वो कितनी है, 0.75। यूएसडी 1 यूएसडी। ठीक है, तो देखो अगर आपके पास वैल्यूज ऐसे आ गई, यानी कि एक वैल्यू यहाँ पर है एक वैल्यू यहाँ पर है, तो आपको आपस में डिवाइड करना है। जैसे 7.54 को हमें 0.75 के साथ जो है वो डिवाइड जो है वो कर देना है। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर किसी केस में मान के चलो जो वैल्यू है वो यहां पर नहीं आती, जैसे मान के चलो 1 यूरो इज इक्वल टू 0.75 यूएसटी होता, यानी कि यहां पर हमें यूरो की वैल्यू नहीं गिवन है, यूरो ऐसे ही है, हमारे पास यूएसटी की वैल्यू गिवन है 0.5 यूएसटी। ठीक है, तो अगर आपको वैल्यूज यहां और यहां मिल जाते हैं तो उसे आपस में आपको जो है वो मल्टीप्लाई करना है, फिर आपका एक्सचेंज रेट जो है वो आ जाएगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें मल्टीप्लिकेशन ही करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप यहां पर देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए कंपनी इन इंडिया नीड्स टू डिटरमाइन द एक्सचेंज रेट बिटवीन द यूरो एंड द इंडियन रूपी टू कन्वर्ट अ पेमेंट ऑफ 1 लाख रिसीव्ड फ्रॉम अ यूरोपियन क्लाइंट। The exchange rates are USD is available in Delhi at 1 USD is equal to 75.54 rupees. USD rate in London is 1 euro is equal to 0.90 USD. What will be the euro rupee rate? तो हमारा यहाँ पर यूरो रुपी रेट यहाँ पर क्या रहेगा। तो सबसे पहले जो हमारे यहाँ पर एक्सचेंज रेट है, तो पहले अगर हम यहाँ पर जेड को ड्रा कर लें तो हमारे पास वैल्यूज कौन कौन सी गिवन है। सबसे पहले देखो आईएनआर की वैल्यू गिवन है 75.5। उसके बाद हमारा जो यूएसडी, इसको हम एज इट इज लिख रहे हैं। उसके बाद देखो 1 यूरो इज इक्वल टू 0.90 यूएसडी, यानी कि हमारे पास 0.90 यूएसडी जो है यहाँ पर गिवन है, और यहाँ पर 1 यूरो जो है वो गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें वैल्यू गिवन नहीं है, यहाँ पर ऐसे इस तरीके से हमें वैल्यू गिवन है, तो हमें इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करना है और हमारा रेट जो है वो आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, 0.90 को मल्टीप्लाई करना है 75.54 के साथ। तो ये आपका जो रेट आ जाएगा वो कितना आएगा, 67.98 हमारा करेक्ट आंसर आएगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो अगर आपके पास आप इस शॉर्टकट मेथड का यूज करके आसानी से जो है क्रॉस रेट को फाइंड आउट जो है वो कर सकते हो, यानी कि ऐसी दो करेंसी जिसके बीच में एक्सचेंज रेट नहीं है उसके एक्सचेंज रेट को भी फाइंड आउट जो है वो कर सकते हो। तो आई होप आपको ये शॉर्टकट मेथड जो है वो अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एक बार फिर से यहाँ पर बता दो, अगर आपको वैल्यूज यहाँ और यहाँ मिलेगी तो आपको डिवाइड करना, और अगर वैल्यूज यहाँ और यहाँ मिलेगी तो वहां पर आपको मल्टीप्लाई जो है वो करना है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा काफी क्वेश्चन हमने यहाँ पर कवर कर लिए। तो एक बार मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिए कि आपको यहाँ तक क्लियर है, और अगर आपको किसी भी तरह का डाउट होता है तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो। तो फटाफट से चैट बॉक्स में मैसेज करके बता दीजिए यहाँ तक आपको क्लियर है या फिर नहीं, और किसी भी तरह का डाउट हो तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो। तो फटाफट से यहाँ पर बता दीजिए कि आपको यहाँ तक क्लियर है या फिर नहीं। ऑल इज क्लियर। फटाफट से बता दीजिए क्या आपको यहाँ तक क्वेश्चंस क्लियर हैं, और डाउट हो तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो। ऑल इज क्लियर। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। जो हमारा इन्वेस्टमेंट अप्रेजल होता है उसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या है, द प्रोसेस ऑफ मॉनिटरिंग एंड मैनेजिंग द परफॉर्मेंस ऑफ एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट, यानी कि हमारे पास जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट है उसकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना और उसे मैनेज करना, उसे हम इन्वेस्टमेंट अप्रेजल कहते हैं। या फिर द प्रोसेस ऑफ डिटरमिनिंग द एप्रोप्रिएट कैपिटल स्ट्रक्चर फॉर अ कंपनी, यानी कि एक एप्रोप्रिएट कैपिटल स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करना, इसे हम इन्वेस्टमेंट अप्रेजल कहते हैं। या फिर द प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएटिंग द फाइनेंशियल फिजिबिलिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एन इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के अंदर हम बेसिकली जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनकी फाइनेंशियल फिजिबिलिटी और प्रॉफिटेबिलिटी को चेक करते हैं, यानी कि अगर हम उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फ्यूचर में हमें प्रॉफिट होगा या फिर नहीं होगा, वो चीज हम यहाँ पर डिटरमाइन करते हैं, ताकि उसके बेस पर हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सके कि हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के अंदर हम बेसिकली प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है,
उसको कंपेयर करते हैं, जो भी आपको प्रोजेक्ट से रेवेन्यू यहाँ पर मिलने वाला है, साथ के साथ प्रोजेक्ट में रिस्क कितना इन्वॉल्व है उसको आप यहाँ पर आइडेंटिफाई करते हो, जिसके बेस पर आप जानते हो कि वो प्रोजेक्ट फाइनेंशियल फिजिबल है कि नहीं और प्रॉफिटेबल है कि नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट अप्रेजल मेथड, इसमें से कौन सा हमारा इन्वेस्टमेंट अप्रेजल मेथड नहीं होता, उसकी टाइप नहीं होती। पहला नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड, दूसरा डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड, तीसरा रिटर्न ऑन कैपिटल, या फिर नन ऑफ द। तो देखो, जब हमें इन्वेस्टमेंट अप्रेजल करना होता है तो हमारे पास कई सारे मेथड जो है वो अवेलेबल होते हैं, तो इसमें से कौन सा वो मेथड नहीं है। पहला है नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड, डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड, या फिर रिटर्न ऑन कैपिटल, या फिर नन ऑफ द अबव। तो फटाफट से यहाँ पर आंसर बता दीजिए, इसका आंसर क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रिटर्न ऑन कैपिटल इज द करेक्ट आंसर। ये दो इंपॉर्टेंट मेथड होते हैं इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के, इसके अंदर कई सारे टेक्निक जो है वो आते हैं। तो इनके बीच में जो डिफरेंस है वो बेसिकली है एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट का, वो है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। देखो टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या कहता है, अगर हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी की बात करें तो आपके पास प्रेजेंट में जो पैसा पड़ा है और वही पैसा आपको फ्यूचर में मिलने वाला है, उसकी जो वैल्यू है वो सेम नहीं होगी। जैसे अगर आपके पास प्रेजेंट में यहाँ पे 10,000 रुपए पड़े हैं और वही सेम 10,000 रुपए आपको 5 साल के बाद मिलने वाले हैं फ्यूचर में, तो ये जो पैसा है इनकी वैल्यू जो है वो सेम नहीं होगी, बल्कि प्रेजेंट में आपके पास जो 10,000 रुपीज पड़े हैं इनकी वैल्यू जो है वो ज्यादा होगी, क्योंकि आप इसको कहीं इन्वेस्ट कर सकते हो, पैसे को अर्न कर सकते हो। ठीक है, देखो नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड जो है वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर जो है वो नहीं करता, यानी कि फ्यूचर में जो आपको वैल्यू मिलने वाली है उसको वो एज इट इज जो है वो यूज कर लेता है इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के लिए। जैसे अगर आपने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया 10,000 रुपए की और फ्यूचर में आपको 15,000 रुपए मिलने वाले हैं, तो नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड 15,000 रुपए को ही यहाँ पर उठा लेंगे और इसी को मान लेंगे कि आपको 5,000 रुपए का प्रॉफिट होगा और आपका जो प्रोजेक्ट है वो प्रॉफिटेबल है, फीजिबल है। ठीक है, डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड ऐसे मेथड्स होते हैं जो कि बेसिकली टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर जो है वो करते हैं, यानी कि वो फ्यूचर में जो पैसा मिलने वाला है उसको एज इट इज नहीं लेते, बल्कि उसकी प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। जैसे अगर आपने 10,000 रुपए इन्वेस्टमेंट किया, 15,000 रुपए की आपको रिटर्न मिलेगी, तो पहले वो क्या करेंगे, फ्यूचर में जो आपको पैसा मिलने वाला है इसकी प्रेजेंट वैल्यू को जो है वो कैलकुलेट करेंगे। आपको फ्यूचर में जो पैसा मिलने वाला है उसकी प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद वो चेक करेंगे कि ये जो प्रोजेक्ट है वो फिजिबल है या फिर नहीं है। जैसे 15,000 की मान के चलो 12,000 रुपए प्रेजेंट वैल्यू होगी, यानी कि आज के टाइम में 15,000 की वैल्यू कितनी है, 12,000 रुपए, तो आपको 2,000 रुपए का यहाँ पर प्रॉफिट होगा। अब जाकर आप डिसीजन लोगे कि आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। तो दो इंपॉर्टेंट यहाँ पर मेथड जो है वो होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड्स आर टेक्निक used to evaluate investment proposal without considering the time value of money, which of these is a type of non discounted cash flow method। तो इसमें से कौन सी हमारी यहाँ पर टाइप होती है नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड की। पहला देखो क्या है, पेबैक पीरियड, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, या फिर नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा फर्स्ट एंड थर्ड, पेबैक पीरियड और अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। ये बेसिकली हमारे नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड्स की टेक्निक्स है, टाइप है, जो कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं करते हैं इन्वेस्टमेंट अप्रेजल करते वक्त। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन ए, फर्स्ट एंड थर्ड हमारा करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द पेबैक पीरियड मेथड। इसमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि यहाँ पर पेबैक पीरियड मेथड के रिगार्डिंग यहाँ पर करेक्ट नहीं है। पहला, द पेबैक पीरियड इज द टाइम रिक्वायर्ड टू रिकवर द इनिशियल कॉस्ट ऑफ एन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो जब आप किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करते हो, ठीक है, तो जितनी आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट की होती है वो जितने टाइम पीरियड में आपको वापस मिल जाती है उसे हम पेबैक पीरियड कहते हैं। जैसे अगर आपने एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट की जहां पर आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी की, 1,00,000 रुपए की, ठीक है, और ये जो प्रोजेक्ट है उसने आपको पहले साल जो है 30,000 रुपए जनरेट करके दिए, दूसरे साल जो है 50,000 रुपए जनरेट करके दिए और तीसरे साल जो है 20,000 रुपए जनरेट करके दिए, यानी कि 3 साल के अंदर आपका जो 1,00,000 रुपए है वो आपके पास जो है वो वापस आ गया। तो ये जो 3 साल है इसे हम कहते हैं पे बैक पीरियड, जितने साल में आपके पैसे जो है वो वापस आ चुके हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। पे बैक पीरियड मेथड की बात करें तो इसके अंदर हम कंपेयर जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके जो पे बैक पीरियड होते हैं उनको आपस में कंपेयर करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक प्रोजेक्ट ए है, एक प्रोजेक्ट बी है, इसका जो पे बैक पीरियड है वो 3 साल है, इसका जो पे बैक पीरियड है वो 4 साल है। ठीक है, तो जब हम पे बैक पीरियड का यूज करते हैं इन्वेस्टमेंट अप्रेजल करने के लिए तो हम बेसिकली ये प्रोजेक्ट के जो पे बैक पीरियड है उनको हम
कंपेयर करते हैं। जैसे हमने कंपेयर किया तो इसका पेबैक पीरियड जो है वो कम है, तो हम इस प्रोजेक्ट को जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं, यानी कि जिस प्रोजेक्ट का पेबैक पीरियड कम होता है उसको हम यहाँ पर सिलेक्ट जो है वो कर लेते हैं। तो ये सभी की सभी जो स्टेटमेंट्स है वो हमारी यहाँ पर करेक्ट है रिगार्डिंग द पेबैक पीरियड मेथड। तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। अब इसके यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो कंपनी ए इज इवेल्युएटिंग टू पोटेंशियल प्रोजेक्ट्स, प्रोजेक्ट एक्स एंड प्रोजेक्ट वाई। तो कंपनी ए है वो दो पोटेंशियल प्रोजेक्ट को इवेल्युएट करिए, प्रोजेक्ट एक्स और प्रोजेक्ट वाई, ठीक है, जिसके लिए वो पे बैक पीरियड मेथड का जो है वो यूज करिए, जिसके लिए वो पे बैक पीरियड मेथड का जो है वो यूज करिए। उसकी जो डिटेल्स है वो यहाँ पर इस तरीके से हमारे पास गिवन है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है, 1,50,000 रुपए की है। एनुअल कैश इनफ्लो कितना है, यहाँ पर 30,000 रुपीज का है। और जो प्रोजेक्ट वाई है इसका जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो कितनी है, 2 लाख रुपए की, और एनुअल कैश इनफ्लो कितना है, 50,000 रुपए, ठीक है। तो पहले अगर हम प्रोजेक्ट एक्स का जो है पे बैक पीरियड कैलकुलेट करें तो देखो इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1,50,000 रुपए की है और उसे हर साल 30,000 रुपए जो है वो रिसीव हो रहे हैं। तो आपको क्या करना है, 1,50,000 को 30,000 के साथ जो है सिंपली डिवाइड करना है, तो आपका पे बैक पीरियड जो है वो आ जाएगा। तो 1,50,000 को हमें डिवाइड करना है 30,000 के साथ, तो पे बैक पीरियड है 5 साल, यानी कि 5 साल में आपका पैसा जो है वो वापस आ जाएगा। सेम चीज आपको यहाँ पर भी करनी। इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपकी कितनी है, 2 लाख रुपए की है, और जो आपको रिटर्न मिलेगी कैश इनफ्लो वो 50,000 रुपए है। तो अगर आप 2 लाख को 50 साल के साथ डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 4 ईयर्स, यानी कि आपका जो पे बैक पीरियड है वो कितना है, यहाँ पर 4 ईयर्स है। तो अगर हम बात करें कि किस प्रोजेक्ट को हमें सिलेक्ट करना चाहिए पे बैक पीरियड के अकॉर्डिंग, तो जो हमारा प्रोजेक्ट वाई है इसे यहाँ पर कंपनी सिलेक्ट करेगी, क्योंकि इसका जो पे बैक पीरियड है वो 1 साल कम है प्रोजेक्ट एक्स से। तो हमारा प्रोजेक्ट वाई को हम सिलेक्ट जो है वो कर ले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक कंपनी परचेजेस अ मशीन ऑफ 1 lakh having a life of 4 years. It is expected that it will generate profits as follows. Calculate the accounting rate of return. तो ये हमारा क्या है, सेकंड मेथड है नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड का। तो देखो एक मशीन आपने परचेज की 1 लाख रुपए की, जिसके ऊपर आपको 4 सालों तक जो है प्रॉफिट जो है वो मिलेगा। कितना प्रॉफिट मिल रहा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमारे पास गिवन है 40,000, 30,000, 50,000 और 25,000। अब हमें अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न यहाँ पर कैलकुलेट करना है। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट। यानी कि आपका जो एवरेज प्रॉफिट है आफ्टर टैक्स उसे आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट के साथ जो है वो डिवाइड कर दोगे। तो सबसे पहले हमें चाहिए यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट आफ्टर द टैक्स। तो आफ्टर टैक्स आपको जो प्रॉफिट हो रहा है वो हो रहा है 40,000, उसके बाद 30,000, उसके बाद आपका यहाँ पर 50,000 और फाइनली चौथे साल 25,000, ठीक है। तो आपका इसको एवरेज कैलकुलेट करना है, तो कैसे कैलकुलेट होगा, सिंपली से 4 के साथ डिवाइड कर दो। 4 साल में आपको प्रॉफिट मिल रहा है तो एवरेज आपका प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 40,000 प्लस 30,000 प्लस 50,000 प्लस 25,000। तो यह हो जाएगा 1,45,000 को हमें डिवाइड करना है। इसका जो टोटल है वो 1,45,000 आया। तो इसे हमें 4 के साथ जो हमें डिवाइड करना है, तो 4 के साथ जब हमने डिवाइड किया तो ये आ गया 36,250, ठीक है। 36,250 हमारा क्या है, एवरेज प्रॉफिट आफ्टर द टैक्स। तो ये अगर हम वैल्यू पुट करें 36,250, इसे हमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी थी, 1 लाख रुपए की, और इनटू हमें कर देना है 100 ताकि हम परसेंटेज में कैलकुलेट कर सकें। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा यहाँ पर 36.25%, ठीक है, 36.25%। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी रहेगा। हमारा जो अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न है वो कितना है, 36.25%। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। क्लियर है आपको ये वाला मेथड? फटाफट से चैट बॉक्स में बताइए क्या आपको ये वाला मेथड क्लियर है, और अगर आपको किसी भी तरह का डाउट हो तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो। क्लियर? फटाफट से चैट बॉक्स में बताइए क्या आपको यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इज इवैल्यूएटिंग एन इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट विद एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ 6 lakh. The project is expected to generate average annual profit after tax 90,000 for the next 8 years. Calculate the ARR for the project and determine whether it meets the company's minimum required rate of return, which is 12%. ठीक है। तो देखो एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो यहाँ पर एक इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट को इवैल्यूएट जो है वो करना चाहती है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है, 6 लाख रुपए की। इनिशियल इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कितनी है, 6 लाख रुपए की, और प्रोजेक्ट से एक्सपेक्ट किया जा रहा है
कि वो एवरेज एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो प्रोड्यूस करेगी वो होगी 90,000 रुपीज अगले 8 सालों के लिए। तो अब हमें यहाँ पर ARR कैलकुलेट करना और देखना है कि कंपनी को ये प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो ARR इज इक्वल टू क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो हमारा जो एवरेज प्रॉफिट है, वो कितना है, 90,000 का है। उसे हमें डिवाइड करना है किसके साथ, 1 लाख रुपीज का, 6 लाख। हमारा एवरेज इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है, 6 लाख रुपए। तो इंटू करना है 100। तो 90,000 को हमें डिवाइड करना है 6 लाख के साथ, इंटू करना है 100। तो ये आ जाएगा आपका 15%, यानी कि आपका जो अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न है वो कितना है यहाँ पर, 15% है। ठीक है, तो क्या हमें प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए। देखो जो मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न था वो 12% था। कंपनी को मिनिमम 12% का यहाँ पर रेट ऑफ रिटर्न चाहिए था, पर अब कितना मिल रहा है, 15%। तो ऑब्वियस सी बात है कंपनी इसको यहाँ पर सिलेक्ट जो है वो कर लेगी। यानी कि अगर आपका जो अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न है वो आपका जो मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है उससे ज्यादा है, तो उस केस में कंपनी उस प्रोजेक्ट को सिलेक्ट जो है वो कर लेती है। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन ए हमारे यहाँ पर क्या रहेगा, करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड कंसीडर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी व्हिच मींस दैट future cash flows are discounted to their present value. The NPV method compares the present value of cash inflows with the present value of cash outflows over the life of the project. When was the project was selected in NPV method? देखो अगर हम नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड की बात करें तो ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये फ्यूचर कैश फ्लोज को पहले डिस्काउंट करके प्रेजेंट वैल्यू उसकी जो है वो कैलकुलेट करती है। एनपी मेथड के अंदर हम बेसिकली जो कैश इनफ्लोज हमें फ्यूचर में मिलते हैं उसकी प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं और उसे कंपेयर करते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो के साथ, ताकि हम डिटरमाइन कर सके कि हमें प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी है या फिर नहीं करनी है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रोजेक्ट को कब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या है उसको यहाँ पर थोड़ा सा समझाना चाहूंगा एक एग्जाम्पल की हेल्प से। तो मान के चलो कंपनी ए है, ठीक है, वो यहाँ पर एक प्रोजेक्ट एक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं जिसमें उसे 1 लाख रुपए इनिशियल कॉस्ट जो है वो आती है। यानी कि ये जो कैश आउटफ्लो है इसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 1 लाख रुपए, क्योंकि ये आज के टाइम में हम खर्च करना पड़ रहा है और फ्यूचर के अंदर उसे 1,50,000 रुपए जो है वो मिलने वाला है। तो एनपीवी मेथड के अंदर हम पहले इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो प्रेजेंट वैल्यू मान के चलो वो कितनी निकल कर आई, 1,20,000 रुपए। ठीक है, उसके बाद ये जो कैश इनफ्लोज है हमारे, ये जो कैश इनफ्लोज है इनकी प्रेजेंट वैल्यू को हम कैश आउटफ्लोज की जो प्रेजेंट वैल्यू है उसके साथ जो है वो कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने का मतलब कि जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो होता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो होता है उसमें से हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो जो होता है उसे हम माइनस कर देते हैं। तो ये देखो कैश प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो हमारा कितना हुआ, 1,20,000 रुपए। इसमें से हमें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो जो कि 1 लाख रुपए है उसे हमें माइनस करना है। तो हमारा जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, हमारा 20,000 रुपए। कितना आ जाएगा, हमारा 20,000 रुपए आ जाएगा। हमारा जो डिफरेंस आ जाएगा वो 20,000 रुपए हो जाएगा। अब ये जो 20,000 रुपए है ना इसे हम क्या कहते हैं, नेट प्रेजेंट वैल्यू। इसे हम क्या कहते हैं, नेट प्रेजेंट वैल्यू। यानी कि हमारा जो कैश इनफ्लो का जो प्रेजेंट वैल्यू है और जो कैश आउटफ्लो का जो प्रेजेंट वैल्यू है उसका जो डिफरेंस है उसे हम कहते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू। अगर हमारी जो नेट प्रेजेंट वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है, जैसे इस केस में हमारी जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है वो पॉजिटिव है, तो इस केस में हम प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। अदरवाइज अगर हमारा जो नेट प्रेजेंट वैल्यू वो नेगेटिव आ जाता है तो उस केस में हम प्रोजेक्ट को सिलेक्ट जो है वो नहीं करते। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन ए रहेगा। इनके हम प्रोजेक्ट को कब सिलेक्ट करते हैं, जब हमारे जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है वो पॉजिटिव होता है। हमारा जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है वो पॉजिटिव रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इज कंसीडरिंग investing in new machinery. The cost of machinery is 6 lakh and is expected to generate cash inflows 2 lakh per year for the next 5 years. The company required rate of return is 12%. Calculate the NPV of the investment and advise the company on whether it should proceed with the purchase. ठीक है, तो एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है एक मशीनरी को परचेज करना चाहती है, उसकी इनिशियल कॉस्ट है 6 लाख रुपए और उस मशीनरी से उसे हर साल 2 लाख रुपए कैश इनफ्लो जो है वो रिसीव होगा नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए। तो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कंपनी का कितना है, 12%। तो हमें कैलकुलेट करना है इस कंपनी की, मतलब इस इन्वेस्टमेंट की नेट प्रेजेंट वैल्यू, और कंपनी को एडवाइस भी करना है कि उसे ये परचेज करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। देखो आपको ना 2 लाख रुपए हर साल यहाँ पर मिल रहे हैं, बेसिकली ये एक तरह का एन्युटी हो गया।
मतलब कि आपको रेगुलर इंटरवल पर जो कि है 1 साल, एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड जो कि है 5 साल, 2 लाख रुपए फिक्स्ड अमाउंट जो है वो मिल रही है, तो ये एन्युटी कहलाएगी। अब एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। उसका जो सिंपल सा हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू सी 1 + r⁻n-1 r+1 की पावर n। ठीक है, तो यहाँ पर सी क्या है, कैश फ्लो 2 लाख रुपए है जो कैश फ्लो हो रहा है, कैश इनफ्लो हो रहा है। उसके बाद 1 + r, आर कितना है 12%, जो यहाँ पर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न था, तो 0.12 आ जाएगा। उसके बाद n क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स, जितने तक आपको यहाँ पर पेमेंट्स मिलेगी वो है 5 - 1, उसको डिवाइड करना है r के साथ 0.12। ठीक है, और 1 + 0.12 की पावर यहाँ पर 5। ओके, तो यहाँ पर आ गया हमारा 2 लाख, यहाँ पर आ गया हमारा 2 लाख। तो 1.12 की पावर 5 - 1 डिवाइडेड बाय 0.12, 1.12 की पावर 1.12 की पावर 5। ठीक है, तो हम पहले 1.12 की पावर 5 को कैलकुलेट कर लेते हैं, वो कैसे होगा, 1.12 इंटू 2, 3, 4, 5, तो ये आ गया 1.76, ये आ गया 1.76। अब इसमें से हम 1 को भी माइनस कर देते हैं, तो 1 को माइनस किया तो ये आ गया हमारा 0.6। 2 लाख इंटू 0.76 डिवाइडेड बाय 0.12, और 1.2 की पावर यहाँ पर कितनी है, 1.76। अगर हम इसको सॉल्व करें तो 0 पॉइंट यहाँ पर 0.12 इंटू 1.76, तो ये आ गया हमारा 0.21। तो इसकी वैल्यू अगर हम पुट कर दे 0.21, अब इसको हम आपस में डिवाइड कर दे 0.76 डिवाइडेड बाय 0.21, तो ये हमारा आ जाएगा 3.61, ये आ जाएगा 3.61। अब इसे हमें आपस में मल्टीप्लाई कर दें, तो 2 लाख को हमें मल्टीप्लाई करना है 3.61 के साथ, तो ये हमारा आ गया यहाँ पर 7,22,000, 7,22,000। ये हमारा क्या है, ये हमारा है प्रेजेंट वैल्यू, यानी कि ये जो आपको कैश इनफ्लोस 2 लाख रुपए 5 सालों तक मिलेंगे, इसकी प्रेजेंट वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया, वो है 7,22,000। ठीक है, अब देखो हमारे पास जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो था, वो कितना था, हमारे पास 6 लाख रुपीज था। ठीक है, तो इसमें से आप 6 लाख रुपए माइनस कर देंगे, तो 7 लाख में से अगर हम 6 लाख रुपए को माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 1,22,000, 1,22,000। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा 1,22,000। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम करेक्ट कर लेते हैं, 1,22,000। ठीक है, तो 1,22,000 हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। तो क्या हमें इस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करना चाहिए, तो हमें इस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू जो है वो करना चाहिए, बिल्कुल यहाँ पर इस प्रोजेक्ट को हमें कंटिन्यू जो है वो करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है वो पॉजिटिव आया है, नेट प्रेजेंट वैल्यू हमारा जो है वो पॉजिटिव आया है। ठीक है, 0.12 इंटू, ओके, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, 1,22,364। ठीक है, तो इस तरीके से आप नेट प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो, और उसके बाद डिटरमाइन कर सकते हो कि आपको प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न रिप्रेजेंट द डिस्काउंट रेट एट विच नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट बिकम जीरो। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न बेसिकली वो डिस्काउंट रेट होता है जिसके ऊपर हमारी जो नेट प्रेजेंट वैल्यू होती है वो जीरो होती है। कहने का मतलब क्या है कि इस रेट के ऊपर हमारे जो कैश इनफ्लो है उनकी जो प्रेजेंट वैल्यू है वो इक्वल हो जाती है कैश आउटफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू के। जैसे अगर मान के चलो आपने यहाँ पर 6 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, तो ये क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। और 10% के रेट पर जब आपने कैश इनफ्लो को डिस्काउंट किया, तो उसकी वैल्यू भी प्रेजेंट वैल्यू 6 लाख रुपए आ गई। ठीक है, तो इस केस में हमारा जो नेट प्रेजेंट वैल्यू होगा वो जीरो होगा, और ये जो 10% होगा वो हमारा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो कहलाए। अब ये जो आईआरआर मेथड है ये भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करता है, और फ्यूचर कैश फ्लोज को डिस्काउंट करके प्रेजेंट वैल्यूज की जो है वो कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो अगर हम आईआरआर मेथड की बात करें तो प्रोजेक्ट को हम कब सिलेक्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, व्हेन आईआरआर इज इक्वल टू जीरो, जब हमारा जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है वो जीरो के इक्वल होता है, तब हम प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करते हैं।
या फिर द आईआरआर इज ग्रेटर देन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी कि जो हमारा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है अगर वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा है तो उस केस में हम यूज करते हैं, या फिर आईआरआर इज लेस देन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, या फिर आईआरआर इज इक्वल टू इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। जब हमारा जो आईआरआर है वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा होगा तभी हम यहाँ पर प्रोजेक्ट में जो है वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। जैसे एग्जाम्पल भी आप मान के चलो, एक यहाँ पर कंपनी है, उसने यहाँ पर एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी है, उस प्रोजेक्ट में 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करने के लिए कंपनी को फंड चाहिए, उसने यहाँ पर बैंक से लोन लिया जिसके ऊपर वो 10% का इंटरेस्ट पे करे, यानी कि इस कैपिटल क्या जो कॉस्ट है वो 10% है, और जिस प्रोजेक्ट में वो इन्वेस्टमेंट करी उसका जो आईआरआर है वो 12% है, यानी कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न 12%। तो कंपनी इस केस में इन्वेस्टमेंट करेगी। अगर आईआरआर जो है वो 8% होता तो कंपनी इस केस में इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पर कॉस्ट जो है वो ज्यादा पड़ रही है और रिटर्न उसे कम जो है वो रिसीव हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द लेसर इज द पार्टी हु ओन्स द एसेट और एसेट बीइंग लीज्ड, they are often referred as landlord, owner और leasing company. From the point of view of lessor, lease is considered। देखो, लीज एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जिसके अंदर एक पार्टी अपनी एसेट को किसी दूसरी पार्टी को एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के लिए यूज करने के लिए रेंट पर देती है, बदले में उसे एक पीरियोडिक पेमेंट जो है वो मिलते हैं। तो जो पार्टी एसेट को ओन करती है उसे हम लेसर जो है वो कहते हैं। तो अगर हम लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो लीजिंग क्या है? लीजिंग एक ऑपरेशनल डिसीजन है, एक मार्केटिंग डिसीजन है, या फिर इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, या फिर परचेज डिसीजन है। तो क्या लग रहा है आपको इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अगर हम लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जो लीजिंग है वो कौन सा डिसीजन होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज द करेक्ट आंसर। देखो, इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर हम डिसीजन लेते हैं कि हमारे पास जो एसेट्स हैं, हमारे पास जो पैसे हैं, उसको हम कहां पे किन एसेट्स में जो है वो इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो देखो, लीज के अंदर बेसिकली लेसर ने अपनी एसेट को इन्वेस्ट ही किया है जिससे उसे एक रिटर्न जो है मिल रही है, इसीलिए इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो है वो कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द लेसी इज द पार्टी हु ऑब्टेन्स द राइट टू यूज अ प्रॉपर्टी और एसेट फ्रॉम द लेसर। लेसी वो पार्टी होती है जिसे प्रॉपर्टी को यूज करने का जो राइट है वो मिलता है, और अक्सर हम इसको टेनेंट या फिर रेंटर जो है वो कहते हैं। तो अगर हम लेसी के पर्सपेक्टिव से बात करें तो लीज क्या है? लीज एक लीजिंग लीगल डिसीजन है, या फिर फाइनेंसिंग डिसीजन है, प्रोडक्शन डिसीजन है, या फिर स्ट्रेटेजिक डिसीजन है। तो फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर आपको क्या लग रहा है? अगर हम लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो लीज कौन सा डिसीजन होता है? लीगल डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन, प्रोडक्शन डिसीजन, या फिर स्ट्रेटेजिक डिसीजन। तो फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर आपको क्या लग रहा है? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फाइनेंसिंग डिसीजन। देखो, फाइनेंसिंग डिसीजन के अंदर हम डिसीजन लेते हैं कि जो फाइनेंस की हमें जरूरत है वो फाइनेंस हम कहां से अरेंज करेंगे, यानी कि इन सोर्सेज से हम फाइनेंस को जो है वो अरेंज करेंगे। ओके, जैसे आप बैंक से लोन ले सकते हो, या फिर आप किसी एनबीएफसी से लोन ले सकते हो, या फिर आप पब्लिक से लोन जो है वो ले सकते हो। तो ये जो डिसीजन है कि आपको पैसा कहां से अरेंज करना है वो फाइनेंसिंग डिसीजन कहलाता है। तो लेसी बेसिकली क्या कर रहा है लीजिंग के अंदर? वो बेसिकली फाइनेंस ही अरेंज कर रहा है, उसे मशीन चाहिए थी, मशीन के लिए फंड्स चाहिए थी, तो लीज के जरिए उस फंड्स को उसने अरेंज जो है वो कर लिया है, इसीलिए फाइनेंसिंग डिसीजन कहलाता है। When making a leasing decision, it is essential to compare the cost of leasing an asset with the cost of। जब आप यहाँ पर कोई भी लीजिंग डिसीजन ले रहे होते हो तो आपको लीजिंग की जो कॉस्ट है उसे किसके साथ जो है वो कंपेयर करना पड़ता है? पहला, रेंटिंग द एसेट, यानी कि अगर आप एसेट को रेंट पे लेते हो उसकी जो कॉस्ट है उसके साथ कंपेयर करना पड़ता है, या फिर इंश्योरिंग द एसेट, या फिर ओइंग द सेम एसेट, या फिर सेलिंग द एसेट। तो देखो, जब भी हमें लीजिंग डिसीजन लेना होता है तो लीजिंग की जो कॉस्ट है उसे हमें एसेट को ऑन करने की जो कॉस्ट है उसके साथ कंपेयर करना पड़ता है। जैसे अगर एक एसेट को ऑन करने की जो कॉस्ट है, अगर उसे आप खरीदते हो तो वो है 50 लाख रुपए, और अगर आप लीज पे लेते हो तब आपकी कॉस्ट आती है 40 लाख रुपए। तो यहाँ पर आपका जो लीजिंग है उसकी कॉस्ट कम है, ये बेनिफिशियल है, तो आप यहाँ पर लीजिंग जो है वो कर लोगे, यानी कि लीजिंग का डिसीजन जो है वो ले लोगे। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ओइंग द सेम एसेट, ये हमारा करेक्ट आंसर जो है रहेगा। ओइंग द सेम एसेट, ये हमारा करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। ठीक है, तो फटाफट से यहाँ पर बता दीजिए क्या आपको यहाँ तक क्लियर है, और अगर आपको किसी भी तरह का डाउट हो तो आप चैट बॉक्स से मैसेज करके पूछ सकते हैं। ऑन क्लियर?
ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज द एडवांटेज ऑफ लीजिंग फॉर लेसिंग। ठीक है, तो इसमें से कौन सा यहाँ पर एडवांटेज होता है लीजिंग का लेसी के लिए। पहला, द बोरोइंग कॉस्ट इज नॉट रिड्यूस। ठीक है, तो अगर हम लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, देखो अगर वो लीजिंग नहीं करता तो उसे मशीन को खरीदने के लिए बोरोइंग करनी पड़ती है, और जब वो बोरोइंग कर लेगा तो उसकी जो बोरोइंग कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी। जैसे अगर मान के चलिए एक पर्सन की जो बोरोइंग कैपेसिटी है वो 100 करोड़ है, और 100 करोड़ है, और उसने 50 करोड़ का लोन ले लिया, तो अब उसकी बोरोइंग कैपेसिटी कितनी रहेगी कि वो सिर्फ 50 करोड़ ही यहाँ पर बोरो कर सकता है, क्योंकि ऑलरेडी उसने 50 करोड़ का लोन जो है वो लिया हुआ है। ठीक है, तो अगर वो पर्सन जो है लीज कर लेता है, तो लीज वो डेट नहीं कहलाता। अगर लीजिंग आप करते हो तो वो डेट नहीं कहलाता है। तो पर्सन की जो बोरोइंग कैपेसिटी होती है, लेट्स से की बोरोइंग कैपेसिटी होती है, वो उतने की उतनी ही रह जाती है। उसके बाद है अवेलेबिलिटी ऑफ फुल फाइनेंस। आपको फुल फाइनेंस जो है वो अवेलेबल हो जाता है। अगर आप बैंक से लोन लेने जाओगे तो वहां पर बैंक एक मार्जिन रखता है, ठीक है, 10% का, 20% का, पर यहाँ पर कोई मार्जिन नहीं होता, आपको फुल फाइनेंस मिल जाता है। अवॉइडिंग रिस्क ऑफ ऑप्शनल लीजिंग के अंदर जो ऑनरशिप होती है वो लेसर के पास होती है। तो अगर हमारी जो एसेट है वो ऑब्सलीट हो जाती है, मतलब कि किसी काम की नहीं भी रहती है, मतलब फैशन में चली जाती है, तो उसका जो रिस्क है वो लेसर फेस करेगा, ना कि लेसिंग। तो ये भी एक एडवांटेज होता है। उसके बाद रेगुलर बेसिस पर फिक्स इनकम मिलेगी, तो ये जो है एडवांटेज नहीं होता है, ये एडवांटेज होता है लेसर को एक इनकम मिलती है। उसके बाद टैक्स एडवांटेज, तो ये भी एडवांटेज होता है कि जो लेसी है वो जो भी लीज रेंटल पे करता है वो उसको ऑपरेशनल एक्सपेंसेस जो है वो ट्रीट कर सकता है और अपने इनकम में से माइनस कर सकता है, जिससे उसे टैक्स एडवांटेज मिल जाती है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी रहेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फिफ्थ। ये एडवांटेजेस मिलती है लेसी को जब वो लीजिंग जो है वो करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अंडर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 116 leases are classified into two main categories namely। अगर हम यहाँ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 116 की बात करें तो लीजेस को हम बेसिकली दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। वो दो कैटेगरीज कौन सी है? पहली, फाइनेंस लीज, ऑपरेटिंग लीज, शॉर्ट टर्म लीज, लॉन्ग टर्म लीज, कैपिटल लीज, ऑपरेटिंग लीज, फिक्स्ड लीज या फिर फ्लेक्सिबल लीज। तो फटाफट से यहाँ पे बता दिए कि हमारा जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 116 है उसके अंदर हम लीजेस को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। तो वो दो कैटेगरीज कौन सी है? फाइनेंस लीज, ऑपरेटिंग लीज, शॉर्ट टर्म लीज, लॉन्ग टर्म लीज, कैपिटल लीज, ऑपरेटिंग लीज या फिर फिक्स लीज या फिर फ्लेक्सिबल लीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन है फाइनेंस लीज एंड ऑपरेटिंग लीज। ये हमारा जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, अब ये होता क्या है, तो इसको हम नेक्स्ट क्वेश्चन की हेल्प से जो है वो समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सिचुएशन अंडर विच अ लीज इज नॉर्मली क्लासिफाइड एज अ फाइनेंस लीज। ठीक है, ऐसी सिचुएशन जिसके अंदर हम एक लीज को फाइनेंस लीज जो है वो मानते हैं, वो कौन सी है? पहला, द ओनरशिप ऑफ द एसेट इज ट्रांसफर टू द लेसी बाय द एंड ऑफ द लीज टर्म। यानी कि जैसे ही लीज टर्म पूरी हो जाएगी तो जो ओनरशिप है वो हम लेसी को जो है वो ट्रांसफर कर देंगे, तो बिल्कुल ये फाइनेंस लीज होता है। उसके बाद द लेसी हैज द ऑप्शन टू परचेज द एसेट एट अ प्राइस विच इज सब्सटेंशियली लोअर देन द फेयर वैल्यू। यानी कि लेसी के पास ऑप्शन है कि वो अगर चाहे तो एसेट को परचेज कर सकता है और ऐसे प्राइस पे जो कि मार्केट प्राइस से काफी ज्यादा कम होगा। तो ये भी करेक्ट है, ये भी फाइनेंस लीज कहलाएगी। द लीज टर्म इज मेजर पार्ट ऑफ इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द एसेट। जैसे अगर एसेट की जो लाइफ है 5 साल है और आपने उसका मेजर हिस्सा जैसे 4 साल के लिए आपने लीज कर लिया, तो वो भी फाइनेंस लीज ही कहलाती है। सब्सटेंशियली ट्रांसफरिंग द रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ऑफ ओनरशिप ऑफ द एसेट टू द लॉसी। तो जो हमारी एसेट के साथ रिस्क एंड रिवॉर्ड जुड़ा हुआ था उसको हमने लेसर से लेसी को ट्रांसफर कर दिया, तो ये भी हमारी फाइनेंस लीज जो है वो कहलाती है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा, क्योंकि इस सभी सिचुएशन के अंदर हम जो है लीज को फाइनेंस लीज ही जो है वो मानेंगे। तो ऑप्शन डी हमारा जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ दीज इज अ फीचर ऑफ लीवरेज लीज। ठीक है, इसमें से कौन सा हमारा फीचर होता है लीवरेज लीज का? तो लीवरेज लीज है क्या, पहले उसको अगर हम थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस करें। देखो, लीवरेज लीज ऐसी लीज होती है जहां पर थ्री पार्टीज इन्वॉल्व होती है। कौन कौन सी थ्री पार्टीज? लसर, लसी और लेंडर। ठीक है, अब इन तीनों पार्टीज का काम क्या होता है? देखो, जो लेसन है और जो लस्सी है, ठीक है, इनके बीच में एग्रीमेंट होता है क्या कि यहाँ पर लस्सी को एसेट जो है वो एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के लिए यूज करने के लिए चाहिए। जो लेसर होता है ना उसके पास पहले से एसेट नहीं होते, बल्कि वो इस एसेट को परचेज करने के लिए लेंडर से लोन लेता है। यानी कि लेंडर का काम क्या है कि लेसर को लोन प्रोवाइड करे ताकि लेसर उस पैसे से एसेट को परचेज करे और उसे लीज पे जो है वो लेसी को दे सके। ठीक है, तो लीवरेज लीज के अंदर एक थर्ड पार्टी लेंडर जो है इन्वॉल्व होता है, जिसका काम होता है
लीज एसेट को फाइनेंस करने के लिए फंड्स प्रोवाइड करना, ठीक है। उसके बाद लेसर सिक्योर फंड्स फ्रॉम द लेंडर टू एक्वायर द एसेट, जो लेसर है वो लेंडर से फंड्स एक्वायर करता है, यानी कि सिक्योर करता है ताकि उससे वो एसेट को एक्वायर कर सके और उसे लेसी को लीज पर जो है वो दे सके, ठीक है। अब जो लेसी है वो यहाँ पर लीज पेमेंट जो है वो किसे करता है, लेसर को। और ये जो लीज पेमेंट्स होती है इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। एक पोर्शन जो है वो ट्रांसफर किया जाता है लेंडर को ताकि उसका जो लोन है उसे रिपे कर दिया जाए, और एक पोर्शन जो है वो चला जाता है लेसर के पास, ठीक है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं हमारे लीवरेज लीज के। चौथा देखो, ऑल पार्टीज इन्वॉल्व इन लीज ट्रांजेक्शन आर डोमिसाइल्ड इन इंडिया। तो ये हमारा फीचर नहीं होता है लीवरेज लीज का, बल्कि ये फीचर होता है हमारा डोमेस्टिक लीज का। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, क्योंकि पहले तीन फीचर हमारे होते हैं लीवरेज लीज के। तो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डैश इज अ फाइनेंशियल अरेंजमेंट where an asset owner sells the asset to a buyer and then immediately leases back it from the buyer. In this transaction, the asset owner becomes the lessee and the buyer becomes the lessor, ठीक है। तो इसको एक एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। मान के चलिए कि पर्सन ए है और एक पर्सन बी है, ठीक है। तो ए पर्सन के पास एक मशीन है, ए पर्सन के पास एक यहाँ पर मशीन है। तो ए पर्सन है, ये जो मशीन है वो बी पर्सन को यहाँ पर जो है वो सेल कर दे। और जैसे ही इसने यहाँ पर सेल की बी पर्सन से, उसने इस एसेट को वापस लीज पे जो है वो ले लिया, जिसकी वजह से ये जो सेलर था एसेट का ये बन गया लेसी, और ये जो बायर था एसेट का वो बन गया लेसर। तो इस लीज को हम क्या कहेंगे, इस लीज को हम क्या कहेंगे, इसे हम हायर परचेज कहेंगे, इसे हम ऑपरेटिंग लीज कहेंगे, या फिर सेल एंड लीज बैक कहेंगे, या फिर लीज फाइनेंसिंग। तो फटाफट से इसका आंसर बता दिए, इसका आंसर आपको क्या लगेगा। इस तरह की लीज को हम क्या कहते हैं, हायर परचेज, ऑपरेटिंग लीज, सेल्स एंड लीज बैक, या फिर लीज फाइनेंसिंग। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, फटाफट से चैट बॉक्स में बता दीजिए इसका करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन सी, लीज सेल एंड लीज बैक इज अ करेक्ट आंसर। सेल एंड लीज बैक इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज कंसर्न्ड विद हाउ द फंड्स आर इन्वेस्टेड इन डिफरेंट एसेट्स। इन्वेस्टमेंट डिसीजन कैन बी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन। देखो इन्वेस्टमेंट डिसीजन बेसिकली क्या होता है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर जो फॉर्म है वो डिटरमाइन करते हैं, डिसाइड करते हैं कि उसके पास जो फंड्स अवेलेबल है उसको वो डिफरेंट एसेट्स में कैसे इन्वेस्ट करेगी। अब ये जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है वो लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म भी हो सकता है। तो इसमें से कौन सी हमारी एग्जांपल है इन्वेस्टमेंट की, इन्वेस्टमेंट डिसीजन की। पहला क्या है, परचेजिंग न्यू मशीनरी। तो यहाँ पर फंड्स को इन्वेस्ट किया गया है एक नई एसेट में, तो बिल्कुल ये एग्जांपल है। उसके बाद एक्वायरिंग अ न्यू बिजनेस, तो यहाँ पर एक न्यू बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की हुई, तो ये भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन है। इशूइंग इक्विटी शेयर्स, तो इक्विटी शेयर्स बेसिकली फाइनेंसिंग डिसीजन होता है, क्योंकि इक्विटी शेयर्स को इशू करके हम फंड जो है वो अरेंज करते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ठीक है, तो हमने रिसर्च पे थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट की है ताकि हम ग्रोथ कर सके, इनोवेटिव प्रोडक्ट यहाँ पर बना सके। तो ये भी हमारी एग्जांपल होती है इन्वेस्टमेंट डिसीजन की। तो फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये तीनों एग्जांपल होती है इन्वेस्टमेंट डिसीजन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, डैश डिसीजन फोकस ऑन डिटरमिनिंग द ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द फर्म which involve deciding the mix of debt and equity financing to fund operations and investment while minimizing the cost of capital risk। ठीक है, एक ऐसा डिसीजन जिसके अंदर हम फोकस करते हैं कि हमें एक ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो डिजाइन करना है, यानी कि हमें डिसाइड करना है कि कितना पैसा जो है वो हम डेट से मंगाएंगे कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर, और कितना हम इक्विटी फाइनेंसिंग से मिलाएं, इक्विटी से मंगाएंगे, ताकि हम अपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल और रिस्क को मिनिमाइज कर सके। इसे हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन कहेंगे, इसे हम फाइनेंसिंग डिसीजन कहेंगे, या फिर डिविडेंड डिसीजन कहेंगे, या फिर ऑपरेशनल डिसीजन कहेंगे। तो आपके हिसाब से इसका करेक्ट आंसर क्या लग रहा है। तो यहां पर देखो कंपनी जो डिसीजन ले रही है वो क्या ले रही है कि उसे ना फंड अरेंज करने फंड अरेंज करने हैं ताकि वो अपने ऑपरेशंस को और इन्वेस्टमेंट को जो है वो फाइनेंस कर पाए। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन बी, फाइनेंसिंग डिसीजन हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। जैसे कि इक्विटी शेयर्स इशू करने हैं, या फिर बॉन्ड्स इशू करने हैं, डिवेंचर इशू करने हैं, ये सारे के सारे डिसीजन हमारे फाइनेंसिंग डिसीजन के अंदर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच डिसीजन इन्वॉल्व डिसाइडिंग how much of the profit earned by the company should be distributed among shareholders and how much should be retained for the future contingency। ठीक है, तो ऐसा डिसीजन जिसके अंदर हम ये डिसीजन लेते हैं
कि हमारे हमने जो भी प्रॉफिट यहाँ पर अर्न किया है, कंपनी ने जो भी प्रॉफिट अर्न किया है उसका कितना हिस्सा जो है उसे डिविडेंड की फॉर्म में शेयर होल्डर्स को देना चाहिए और कितना हिस्सा जो है वो अपने पास रिटर्न करके रखना चाहिए। ऐसे डिसीजन को हम क्या कहेंगे? फाइनेंसिंग डिसीजन, ऑपरेशनल डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन या फिर डिविडेंड डिसीजन। तो क्या लग रहा है आपको इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, डिविडेंड डिसीजन इज अ करेक्ट आंसर। डिविडेंड डिसीजन के अंदर हम डिसाइड करते हैं कि कंपनी ने जो भी प्रॉफिट कमाया है उसका कितना पोर्शन डिविडेंड की फॉर्म में शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करना है और कितना पोर्शन जो है वो कंपनी अपने पास रिटेन करके रखी है फ्यूचर के अंदर। ठीक है, तो यहां पर हमने मॉड्यूल सी के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। तो आई होप आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट आता है तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो और अगर आपको क्लियर हो गया है तो एक बार मैसेज करके जरूर बता देगा कि आपको यहां तक क्लियर है। फटाफट से बता दे क्या आपको यहां तक क्लियर, फटाफट से बता दे ऑल इज क्लियर। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि हमारी एएफएम और आईएफएस की रेगुलर बेसिस पे लाइव क्लासेस जो हमारे चैनल पे कंडक्ट की जाती है, इसकी जो टाइमिंग है वो 6 PM टू 8 PM यहाँ पर रहती है। ठीक है, और 2 आवर्स के बाद यहाँ पर क्लास होती है और हर एक दिन एक क्लास होती है। जैसे आज एएफएम की है तो कल आईएफएस की होगी। ठीक है, और इस क्लासेस के अंदर हम बेसिकली पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो शुरू से यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। और हमारा जो क्लास का फॉर्मेट होता है वो ये होता है कि हम कुछ केस स्टडीज डिस्कस करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और बाकी का जो टॉपिक है वो कॉन्सेप्चुअल फॉर्म में जो है वो कवर करते हैं ताकि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी हो सके, आपकी प्रैक्टिस भी हो सके। तो अगर आप एएफएम और आईएफएस एग्जाम की प्रिपरेशन सही तरीके से करना चाहते हो तो आपको इन सेशन को रेगुलरली बेसिस पे जो है वो अटेंड करना है। ठीक है, रेगुलर बेसिस पे जो है वो अटेंड करना है और अपनी प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट करनी। और अगर अभी तक आपने जो है वीडियोस नहीं देखी है तो आपको प्ले लिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां पर जाकर आप वीडियोस को गो थ्रू जो है वो कर सकते हो। इसके अलावा आप हमारे कोर्स में एनरोल कर सकते हो जिसके अंदर हम आपको कंसेप्चुअल वीडियोस प्रोवाइड करते हैं जो कि हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं। इसी के साथ हम मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट और ई पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं जिनकी हेल्प से आप इजीली रिवीजन कर सकते हो। और ये जो लाइव क्लासेस होती हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाती हैं, तो आप हमारे कोर्स में जरूर यहाँ पर एनरोल कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आज का जो हमारा सेशन है वो ओवर होता है। ठीक है, तो अगर आपको किसी भी तरह का डाउट हो तो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं कुछ देर यहाँ पर वेट करूंगा। अगर आपका डाउट आता है तो ठीक है, अदरवाइज हम सेशन को ओवर जो है वो कर देंगे। तो फटाफट से यहाँ पर चैट बॉक्स में मैसेज करके बता दीजिए क्या आपको यहाँ तक क्लियर है, ऑल इज क्लियर। फटाफट से बता दीजिए, फटाफट से बता दीजिए क्या आपको यहाँ तक क्लियर है। ओके, तो क्लियर है। तो आज का सेशन हम यहीं पे ओवर करते हैं। तो अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि वो भी सेशन का बेनिफिट जो है वो ले सके। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।